आई थिंक स्टार्ट हो चुका है रिकॉर्डिंग। हाँ, यस सर। ओके सर, ठीक है। ओके सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सर कंपनी लॉ क्लास है और आज हम लोग क्या करेंगे सर? सर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक चल रहा था ना, सेक्शन 88 से लेके 122, उसी में कंटिन्यूएशन में कुछ पॉइंट बाकी हैं, कुछ वाइटल पॉइंट बाकी है सर, जैसे कि मिनट्स के बारे में बात करना बाकी है, कंपनी मीटिंग्स के बारे में, मतलब एजीएम के बारे में सेक्शन वाइज थोड़ा बात करना बाकी है। जैसे कि लास्ट दिन, मतलब लास्ट वीक जो डिस्कशन हुआ था, जैसे कि वहाँ पर हम लोगों ने, चलो स्क्रीन शेयर करके ही बता देते हैं कि क्या क्या बात कर चुके हैं और क्या मेन मेन पॉइंट और बाकी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सर, यहाँ पर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो एरिया है दैट इज सेक्शन 88 से लेके 122 का एरिया, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारा पॉइंट थोड़े डिटेल्स में ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि रजिस्टर के बारे में, एनुअल रिटर्न के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में, ठीक है। मीटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल्स आज करूंगा, ठीक है। ऐसे ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 में तो बोला गया ही है, सेक्शन 88 से लेके 122। इसके साथ साथ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल, वहां पर भी इसके बारे में बोला, एज वेल एज सेक्रेटरियल जो लॉ होते हैं ना सर, कंपनी सेक्रेटरी का, उसके अंदर भी इसके बारे में एक ही बात कहा गया है कि रजिस्टर, एनुअल रिटर्न, स्पेशली मैं आज जो आपके साथ बात करने जाऊंगा दैट इज मिनट्स। क्या बात करेंगे सर? मिनट्स, ठीक है। अब ये जो मीटिंग के अंदर मिनट्स होता है, मतलब कोई भी कंपनी अपना जो एजीएम करते हैं सर, एजीएम कंप्लीट होने के बाद उसका जो डिटेल्स है, उसको एक पर्टिकुलर कॉपी में आप ऐसे बोल सकते हो कि मिनट में जो भी डिस्कस हुआ है उसका एक समरी पॉइंट्स, ठीक है, उसको एक जगह में इकट्ठा करना पड़ता है इन सिंपल, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सर, जैसे आप हमेशा कुछ ना कुछ दिखाता रहता हूँ, वो भी आज भी दिखा दूंगा कि कैसा होता है मिनट्स देखने में, कैसे मिनट्स बनाना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे आगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों को मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ाने के टाइम पे बोला था कि पहले तो नोटिस भेजना पड़ता है, फिर मीटिंग होता है, ठीक है। ये सब बिफोर मीटिंग क्या करना पड़ता है? पहले नोटिस भेजो, है ना, नोटिस भेज के मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुलाते हैं 101 के तहत। फिर मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा वो बताने के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलो कि भाई क्या क्या बताएंगे, मतलब क्या क्या बकेंगे मीटिंग में, ठीक है। ड्यूरिंग मीटिंग कोरम के बारे में, चेयरमैन के बारे में, प्रॉक्सीज के बारे में, वोटिंग के बारे में एंड रेजोल्यूशंस के बारे में। ये मेरा लास्ट वीक का डिस्कशन था, मतलब ये रेजोल्यूशन, उससे पहले वोटिंग, प्रॉक्सी, चेयरमैन, फोरम, ये सभी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ मिनट्स पे बात करूंगा, ठीक है, और पोस्ट मीटिंग के बारे में भी कुछ बात करूंगा, ठीक है। तो मिनट्स के बारे में ऐसे तो सेक्शन 118, 119 एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में 120, ये चार सेक्शन मेनली है सर, 118, 119, 120, ठीक है। ये मेन मेन कुछ एरिया है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो चलो पहले थोड़ा मीटिंग मिनट्स के बारे में देख लेते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा कि एक कंपनी का मिनट्स कैसे देखने में होता है, ठीक है। चलो सर, ऐसे मैं आपको इन्फोसिस का मीटिंग का मिनट्स दिखाया था क्या? इन्फोसिस का आई थिंक मैंने मीटिंग दिखाया था, लेकिन मिनट्स नहीं दिखाया था। एक बार देख लेते हैं सर, मेरे पास होगा कंप्यूटर में अवेलेबल, अगर नहीं होगा तो ऑनलाइन से डाउनलोड करके दिखा देते हैं सर, ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, क्यों? आइडिया क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं। मिनट्स, इन्फोसिस एजीएम मिनट्स, ये इन्फोसिस का, मैं इन्फोसिस के साइट पे ही चला गया सर, 40th एजीएम का डेटा, और यहाँ पर हमें एजीएम प्रोसीडिंग्स एंड एजीएम वोटिंग रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है। मिनट्स का डेटा यहाँ पर अवेलेबल, अगर पुराना कुछ भी मिल जाए दिखा देता आपको, बट ठीक है, ना भी मिले तो भी चलेगा, बट थोड़ा आइडिया के लिए। ये डायरेक्टर्स अटेंडेंस, आई थिंक ये वाला हो सकता है,
समरी प्रोसीडिंग्स ऑफ दी 40th जनरल मीटिंग, कुछ इसी तरह का देखने में होता है। डायरेक्टर अटेंडेंस वगैरह यही सब लिखा रहता है। ठीक है, आगे आगे चर्चा करता हूँ सर। ठीक है, मतलब मिनट्स में ही ना इसी तरह का देखने में होता है। आगे दिखा दूंगा आपको और भी। ये रेजोल्यूशंस का डेटा है जो मैं लास्ट वीक दिखाया था आपको। ठीक है, चलो तो सेक्शन 118 क्या कहता है देख लेते हैं सर। सेक्शन 118 ये कहते हैं सर, प्रिस्क्राइब दैट एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर, ध्यान से सुनना सर। हाँ, ये जो मैं रीड करता हूँ ये बेसिकली आपको समझाने के लिए करता हूँ, और कैसे लिखा रहता है सेक्शन के अंदर वो भी जरूरी है आपके लिए, है ना। तो सेक्शन 118 प्रिस्क्राइब दैट एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर, साइन एंड कीप मिनट्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग। मतलब कंपनी जो भी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं of any class of shareholders or creditors including the meeting called by requisitionist। requisitionist मतलब जो रिक्वेस्ट के थ्रू से मीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करके मतलब कंपनी का नॉर्मल मीटिंग जो होता है उसके अलावा कभी कभी रिक्वेस्ट डाल के भी जो मेंबर होते हैं ना, मेंबर मतलब कौन, शेयर होल्डर्स। नॉर्मली अलग अलग टाइप ऑफ शेयर होल्डर होते हैं नॉर्मली। ऐसे तो पॉपुलर शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिसके हाथ में कंपनी का डिसीजन होता है, जिनके हाथ में कंपनी का डिसीजन होता है, उनको क्या बोलते हैं सर हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इनके अलावा प्रेफरेंस वाले भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लास ऑफ शेयर होल्डर। डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर होल्डर में इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है। तो जो कोई भी हो, चाहे वो इक्विटी वाले हो चाहे वो प्रेफरेंस वाले हो, डजेंट मैटर। बट इतना समझो कि जब कोई मीटिंग बुलाया जाएगा, ठीक है, सेक्शन 118 प्रिस्क्राइब करता है that every company shall prepare, sign, keep minutes of every general meeting of any class of shareholders or creditors including the meeting called by the requisitionist। अगर रिक्वेस्ट के तौर पे भी मीटिंग बुलाया गया तो उनका डेटा भी मेंटेन किया जाएगा। अगर रिक्वेस्ट के तौर पे भी मीटिंग बुलाया गया ना तो उनका डेटा भी सिमिलर तरीके से मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोलते हैं सर, क्या कहता है, एंड एवरी रिजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट। ठीक है, अब रिजोल्यूशन पास कराने का जो वोटिंग टेक्निक है आप लोगों को तो पता है सर, इसमें मैं और रिपीट नहीं करूंगा, हाँ लेंदी हो जाता है, तो आज थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। अब पोस्टल बैलेट क्या होता है, हाँ पोलिंग पे करके वोट कैसे हो सकता है, यू ऑल नो दैट। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में वोटिंग के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने ये सब बताया था। तो एवरी रिजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट एंड एवरी मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी मीटिंग हो रहा है ना, of every committee of the board within 30 days of the conclusion of every such meeting, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, जैसे ही मीटिंग कंप्लीट होगा 30 दिन के अंदर, एवरी सच मीटिंग कंसर्न 30 डेज के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर होता है, ये सब चीजें जरूरी होता है। ठीक है, तो 30 डेज के अंदर, और पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट इन बुक्स केप्ट फॉर दैट पर्पस विद देयर पेजेस कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड। अब जो कुछ भी मीटिंग में डिस्कस होगा ना उसको एक प्रॉपर पेज नंबर पे आपको, मतलब प्रॉपर वे में, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, एक के बाद एक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक बात पहले का बात बाद में दे दिया, बाद का बात पहले दे दिया, ऐसा नहीं है सर। ठीक है, कंसिक्यूटिवली नंबर्ड आपको अलग अलग करके पेज वाइज रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता है सर, द मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग शैल कंटेन ए फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। एवरी मीटिंग में जो भी डिस्कस होता है उसका एक फेयर एंड करेक्ट समरी होना चाहिए। अब ये सब काम कौन करता है जानते हो, ज्यादातर केस में कंपनी सेक्रेटरी का, ज्यादातर नहीं मतलब अब इतना समझो कि नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आगे आगे और भी बताते हैं आपको। ठीक है, तो उसको देखना पड़ता है कि सब कुछ एकदम प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब करेक्ट एंड फेयर समरी होना चाहिए जो कुछ भी मीटिंग में डिस्कस हुआ है। ठीक है, जैसे देखो ये आपको मैंने लास्ट दिन भी दिखाया था कि किस तरह से मीटिंग होता है, मीटिंग के लिए किस तरह से नोटिस भेजा जाता है। जैसे देखो ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द 40th एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, जिसमें एकदम डिटेल्स में, और ये देखो सर, योर सिंसियरली इन्फोसिस, कौन कौन चिट्ठी कौन भेजा है, ये देखो एजीएस मणिकांता, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द इन्फोसिस। ठीक है, वो एकदम कंपनी फैसिलिटेटेड लाइव वेबकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, द आर्काइव ऑफ वेबकास्ट ऑफ 40th एनुअल जनरल मीटिंग। ये लिंक में जाएंगे ना तो आर्काइव में डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, जाए क्या, देखते हैं क्लिक करके क्या जाते हैं सर, वही वाला जो जहां से मैंने लिया था वहीं पर पहुंच गए। ठीक है, तो लिंक भी दे दिया कि भाई इस लिंक में आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखो द 40th AGM ऑफ द मेंबर इन्फोसिस लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन सैटरडे 19th June 2021 4 PM through video conferencing and other audio visual means.
The meeting was held in compliance with general circular issued by Ministry of Corporate Affairs, MCA के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है, उसके हिसाब से लिया गया है। डायरेक्टर क्या के कौन कौन अटेंडेंस थे उसका भी रिपोर्ट, ठीक है, डायरेक्टर्स इन अटेंडेंस, ठीक है, जैसे आप लोग कौन कौन क्लास अटेंड करते हो, बहुत सारे लोग अटेंड नहीं करते, तो उसका भी रिपोर्ट मेरे पास भी जमा हो जाता है सर, ठीक है, सब ऑटोमेटिक है कि कौन क्लास में आ रहा है, कितना देर रुकता है, कब चला जाता है, सब मेरे पास रहता है सर, ठीक है। अब ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पर भी, उसी मेरे पास तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है, सॉफ्टवेयर मेंटेन कर लेता है, उसी तरह का यहाँ पर भी डायरेक्टर अटेंडेंस वगैरह ये लोग भी रिपोर्ट मेंटेन कर लेता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव सभी कुछ है मीटिंग में जो भी है। अब मिनट्स जो है वो आगे आगे आपको मैं अभी मुझे नहीं मिला, मैं बाद में जब मिलेगा मैं आपको मिनट्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग शैल कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ऑफ द प्रोसीडिंग दैट टुक प्लेस एट द कंसर्न मीटिंग, जो उस पर्टिकुलर मीटिंग में हुआ है। All appointments made at any of the meeting aforesaid shall be included in the minutes of the meeting, ठीक है। इन द केस ऑफ ए बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग है, इन केस ऑफ ए बोर्ड मीटिंग और ए मीटिंग ऑफ ए कमिटी ऑफ द बोर्ड, द मिनट्स आर आल्सो कंटेन द नेम ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग, एंड इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन, अब आपको पता है ना सर, रेजोल्यूशन पास होता है ऑर्डिनरी और स्पेशल, है ना, तो अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हो मीटिंग में या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो मीटिंग में, जो भी काइंड ऑफ मीटिंग रेजोल्यूशन पास हो, इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर इफ एनी डिसेंटिंग फ्रॉम और नॉट कंकरिंग विद द रेजोल्यूशंस, ठीक है, जो भी उसके अगेंस्ट में अपना ओपिनियन देता है उसका भी डिटेल्स आपको रखना पड़ेगा, असेंटिंग और डिसेंटिंग, तो स्पेशली यहाँ पर डिसेंटिंग के बारे में बोला है, और नॉट कंकरिंग विद द रेजोल्यूशंस। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि जब बोर्ड मीटिंग होगा तो उसके लिए भी कुछ खास बात करके रखा। और क्या बोलता है सर, any of the following matter shall not be included in the minutes of the meeting which is in the opinion of the chairman of the meeting। देखो सर इस बात को भी ध्यान रखें, अगर चेयरमैन को लगता है, जो मीटिंग को चेयर करता है, अब मीटिंग को कौन चेयर करता है ज्यादातर केस में, जो कंपनी का ना हेड होता है, इन जनरल मीटिंग को चेयर वही करता है सर, ठीक है। जैसे आपको मैं शायद रिलायंस का एक दिखाया था, रिलायंस कम्युनिकेशन का इन एक मीटिंग दिखाया था किसी प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आप लोग लास्ट लेक्चर या उससे पहले वाला लेक्चर देखोगे ना आपको वहां पर मिलेगा, वहां पर जो अनिल अंबानी थे वही मीटिंग को चेयर कर रहा था, ठीक है। तो कौन से ज्यादातर केस में मीटिंग का चेयर कौन करेगा, वो ज्यादातर केस में कंपनी का जो टॉप हेड होते हैं ना वही मीटिंग को चेयर करते हैं। अब यहाँ पर भी डेटा मिल जाता है नॉर्मली, ये देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, स्पेशल बिजनेसेस, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस, और किसके लिए किस तरह का रेजोल्यूशन पास हो रहा है सभी कुछ बता रहा है। अब आगे जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ इसका ध्यान रखना, कहता है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर shall not be included in the minutes of the meeting which in the opinion of the chairman of the meeting, उनको अगर ठीक नहीं लगता है तो उसको मीटिंग मिनट्स के अंदर ऐड नहीं किया जाता। is or could reasonably be regarded as a defamatory of any person, जो किसी का मतलब एक तरह का असम्मानी मतलब टाइप का कुछ है, डिसरेस्पेक्ट टाइप का कुछ है, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन, और इज इररिलेवेंट और इमटेरियल टू द प्रोसीडिंग्स, या फिर अगर कोई मैटर मीटिंग के लिए इमटेरियल है, इमटेरियल मतलब जो वैल्यूएशन नहीं रखता, ठीक है, अगर चेयरमैन को लगता है कि ये इतना वैल्यूएबल नहीं है वो उसको हटा सकता है, इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और जो कंपनी के इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल नहीं जाता, ठीक है, ऐसी चीजों को हम मिनट से हटा सकते हैं अगर चेयरमैन का ओपिनियन हो तो। द मैटर टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग शैल बी एट द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, मतलब चेयरमैन इज लाइक अ कैप्टन सर, ठीक है, चेयरमैन इज लाइक अ कैप्टन, ठीक है। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्रिकेट में कैप्टन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि नहीं होता, अरे फुटबॉल में उतना समझ नहीं आता बिकॉज बहुत फास्ट गेम है सर, कैप्टन होता है फुटबॉल में भी, लेकिन ग्राउंड में खेलते खेलते तो एकदम समझ में नहीं आता कैप्टन कब डिसीजन लेगा, इतना फास्ट चलता है, लेकिन क्रिकेट में टाइम होता है कैप्टन के पास। तो कल ही एक डिस्कशन हो रहा था, आप लोगों को अगर क्रिकेट का खबर है तो शायद आपको पता होगा, यस्टरडे या उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ मैच चल रहा है, तो शुभमन गिल बोल के एक बहुत ही अच्छा प्लेयर उभर के आ रहा है सर, तो उसने 200 मारा, 200 मारा, लेकिन इससे पहले
बांग्लादेश सीरीज में ईशान किशान बोल के एक झारखंड का प्लेयर है, उसने भी 200 मारा था, लेकिन वो रोहित शर्मा चोटिल था तो उसके जगह में आके ईशान वो किशान ईशान खेल रहा किशन था। बिहार, हाँ बोलो। ईशान किशन बिहार का है। बिहार का है, चलो एक ही बात है, भारत का है ना। ठीक है। तो ईशान किशान भी 200 मारा था, लेकिन 200 मारने के बावजूद जब रोहित शर्मा वापस आ गया टीम में एज ए कैप्टन, तो रोहित शर्मा टीम में कैप्टन हो गया, उसको तो आना ही था, नॉर्मल बात है। शुभमन गिल को जगह मिल गया, बट ईशान किशन आउट हो गया। लेकिन कल मैच में ईशान भी खेल रहा था, शुभमन भी खेल रहा था। अब उसमें बात चल रहा था, रोहित शर्मा खुद ही पूछ रहा है, अरे ईशान, तू 200 मारा फिर 2 मैच खेला क्यों नहीं? तब ईशान रोहित को पूछता है, ये ट्विटर में थोड़ा सा वायरल हुआ था। तो बोलते हैं, भैया कैप्टन तो आप हो, आप ही को पता कि मैं क्यों नहीं खेला। बात तो सही है ना, कैप्टन को ही तो पता होता है कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। तो जस्ट फॉर दी एग्जाम्पल पर्पस में आपको बोला, तो एग्जैक्टली चेयरमैन का भी वही कॉन्सेप्ट है ना, कि कौन सा मैटर इंक्लूड होगा और कौन सा मैटर एक्सक्लूड होगा, ये भी एक डिस्क्रिशन, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है चेयरमैन के हाथ। ठीक है, the matter to be included or excluded in the minutes of the meeting shall be at the absolute discretion of the chairman of the meeting. Okay, the minutes kept in accordance with the provisions shall serve as the evidence of the proceeding there. तो बेसिकली मिनट्स क्या करता है? मिनट्स बेसिकली क्या करता है सर? प्रोसीडिंग मतलब मीटिंग में, जनरल मीटिंग में जो कुछ भी होता है, जैसे आपको मैं जो ये दिखा रहा था, ये जो आपको मैं दिखा रहा था, ये क्या है? ये जनरल मीटिंग का प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। अब ये जो जनरल मीटिंग का जो प्रोसीडिंग्स होता है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द 40th एजीएम, ठीक है। अब इसका जो एविडेंस कॉपी होता है ना, वो एक्चुअली मिनट्स होते हैं। तो मिनट्स kept in accordance with the provisions shall serve as the evidence of the proceedings there. तो ये एक एविडेंस की तरह ऑलवेज पेश होता है, और उसी प्रोविजंस को फॉलो करते हुए इसे मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि कंपनीज एक्ट ने या कंपनीज रूल ने बोल के रखा है। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 एज वेल एज कंपनीज रूल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 जैसे बोल के रखा। अब आगे सुन लो, आगे की सुनो सर। Where the minutes have been kept in accordance with this section until the contrary is proved, the meeting shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings thereat to have been duly taken place, and the resolution passed by postal ballot to have been duly passed, and in particular all appointments of directors, KMPs, auditors, or company secretary in practice shall be deemed to be valid. Simple है, है सिंपल बात है सर। जहां पर मिनट्स हैव बीन केप्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन, जैसे जैसे मिनट्स को करना चाहिए कर रहा है, अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अगर कुछ भी उल्टा नहीं होता है, ठीक है, द मीटिंग शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली कॉल्ड, माना जाएगा कि मीटिंग बुलाया गया था। पास्ट टेंस में नॉर्मली मीटिंग लिखा जाता है। ऑल द प्रोसीडिंग्स देयर टू हैव बीन ड्यूली टेकन प्लेस, एंड द रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट हैव बीन ड्यूली पास्ड, जैसे जैसे रेजोल्यूशन पास किया गया। And in particular, all appointment of directors, KMPs, मतलब key managerial personnel, auditors of a company, company secretary in practice shall be deemed to be valid. ठीक है? No document purporting to be a report of the proceedings of any general meeting of a company shall be circulated or advertised at the expense of the company, unless it includes the matter required by this section to be contained in the minutes of the proceedings of such meeting. मतलब कहता है कि no document purporting to be report or the proceedings of any general meeting of a company shall be circulated or advertised at the expense of the company unless it includes the matters required by this section। मतलब जब तक उसके लिए जरूरी जो मैटर है वो सेक्शन वाइज अगर फॉलो नहीं हो रहा है, तब तक आप ये कर नहीं सकते। तो इसलिए बोलते हैं सर, एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। कंपनी को क्या करना है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अब ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू जनरल एंड बोर्ड मीटिंग स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो कुछ भी फॉलो होगा, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का कंपनीज एक्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले है। एक्चुअली सीएस को तो बनाया गया ना कंपनीज का कॉर्पोरेट गवर्नेंस चीजों को मेंटेन करने के लिए। अब कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करने के लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी तरह का सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिसके बेसिस में कंपनीज मीटिंग वगैरह फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखो, अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं होता तो पेनल्टी लगेगा।
If any default is made in complying with the provisions of this section in respect of any meeting, the company shall be liable to a penalty of 25,000, and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 5,000. याद रखिए सर, जैसा बोला गया है अगर वैसा फॉलो नहीं होता है 25,000 का हर ऑफिसर में पेनल्टी लगेगा। सॉरी कंपनी को पेनल्टी होगा 25,000 एंड एवरी ऑफिसर को, एक सेकेंड, और एवरी ऑफिसर को who is in default shall be liable to a penalty of 5,000. If a person is found guilty of tampering, मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ इधर उधर होता है ना, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर टैंपरिंग क्या होता है। जैसे ये भी फिर से मुझे क्रिकेट याद आ गया। आपको पता है क्रिकेट में जो बॉल होता है ना, उसमें टैंपरिंग करने से क्रिकेटर को ना, एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया का, वो उसका नाम है स्टीव स्मिथ, बहुत ही फेमस है, और एक प्लेयर है डेविड वार्नर बोल के। इन दोनों को बॉल टेम्परिंग के लिए 1 साल के लिए, 1 साल या 1.5 साल के लिए क्रिकेट से ही मतलब कैंसिल कर दिया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि उसने जो बेसिक नेचर है, खेलते खेलते बॉल का जो बेसिक नेचर है उसको चेंज किया था, कुछ जेली वगैरह लगा दिया था, ठीक है, जिसपे बॉल का साइन बढ़ जाता है और क्रिकेट में चेंजेस हो सकता है। एग्जैक्टली जैसा एक क्रिकेटिंग रिजल्ट बदल सकता है, वैसा ही कंपनी मीटिंग के जो भी डिटेल्स हैं, इसमें मिनट्स में अगर कोई भी छेड़छानी होता है ना सर, कोई भी छेड़खानी होता है, अगर मिनट्स को लेके कुछ भी टेम्परिंग हो जाता है ना, तो उसमें भी ना बहुत बड़ा करोड़ों का इधर उधर हो सकता है, मतलब वैल्यूएशन वाइज एज वेल एज। सबसे बड़ा बात है कि सर ऑनेस्टी, ठीक है, सच्चाई होना चाहिए ना। प्रॉब्लम तो वही है ना कि हमारे देश का लोग करप्टेड क्यों हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि करप्शन तो ऐसे हो गया ना सर हमारे जैसे, मतलब करप्शन जैसे बोलना नहीं चाहिए, सर खून में आ गया है, हम करप्टेड होंगे, तुम्हारा क्या, ठीक है, ये मेरा मतलब ऐसा हो गया। अब क्या है ना, ये सब चीज क्या है ना, ये स्कूल में, ट्यूशंस में कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। इसको सीखने के लिए बचपन से कुछ आदतें, बचपन वाला स्कूल, ठीक है, जो जो टीचर ABCD सिखाया हो, या जो टीचर अ क ख सिखाया हो, ठीक है, या अपना फैमिली से सीखने को मिलता है, ठीक है, जो बहुत जरूरी शिक्षा होता है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम तो वही है, ठीक है। जैसे आज एक बड़ा ही सुंदर सा एक वीडियो देख रहा था, मुझे अच्छा लगा देख के। जैसे कि वो, आप लोगों को पता है बनारस से एक क्रूज निकला जो बांग्लादेश के लिए जा रहा है, टूरिस्ट क्रूज, क्या नाम है उसका, गंगा कुछ नाम है, पता है आप लोगों को? कुछ गंगा विलास बोल के कुछ क्रूज है, जो कुछ 60-70 करोड़ में 5 स्टार होटल की तरह बनाया ये गया। गंगा विलासी नाम। गंगा विलास, हाँ। तो वो क्रूज शायद बिहार पहुंचा है, ठीक है, तो ये गया था, पुल को मतलब हटा के तब पार करवाया गया। आई थिंक वो बिहार पहुंचा है, सुल्तानगंज में शायद अभी रुका है, तो बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी है। तो ये भारत का बदकिस्मती देखो कि बिहार में टूरिस्ट अट्रैक्शन सबसे खराब है, ठीक है, क्योंकि बिहार का जो सामाजिक माहौल है ना, वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। इसीलिए बिहार का टूरिस्ट अट्रैक्शन जिस लेवल में होना चाहिए, मतलब बिहार इतना हिस्ट्री रिच है बिहार का, लेकिन लास्ट 100 ईयर्स में बिहार का सोशल स्ट्रक्चर इतना खराब हुआ है, मतलब बिहार के साथ टेम्परिंग हुआ है सर, छेड़खानी हुआ है, और उसके बाद से बिहार का हालत बहुत खराब है। तो एक वीडियो बनाना पड़ रहा है कि सर बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, बिहार का मतलब कट्टा होता है, बिहार का मतलब गुंडागर्दी होता है, लेकिन अब बिहार बदल चुका है। अब बिहार तो टूरिस्ट को भी वही करेगा, मतलब मारपीट नहीं, अब तो बिहार कुछ और ही करेगा। इस तरह से एक वीडियो आया है, मैं देख रहा था। तो जो भी हो, मतलब बेसिकली यही कहना चाहता है कि बिहार अभी वो बिहार नहीं है। अब टूरिस्ट भी यहाँ पर सेफली बिहार का जो मजा है वो ले सकते हैं। इतना सुंदर बिहार का मतलब क्या, जो घूमने लायक जगह है ना बिहार। हाँ, बिहारी जी कौन है, कृष्ण भगवान को बिहारी बोला जाता है। तो अब ये सब तो लोगों को पता ही नहीं है। जो भी हो, टेम्परिंग हो गया, छेड़खानी हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू समझ रहे हैं सर आप लोग कि हम लोग कहीं पर भी ये सब नेचर में बदल होना चाहिए। तो इफ ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी, ठीक है, वो गंगा विलास का एक वीडियो आया था, तो मैं सुल्तानगंज में पहुंचा, ऐसा ही मुझे लगा वो गंगा विलासी है, तो मैं देख रहा था, तो एक बिहारी उसको ऑडियो करके बोला कि बिहार का मतलब कट्टा, बिहार का मतलब गुंडागर्दी नहीं है, बिहार अभी टूरिस्ट में बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे अच्छा लगा कि
अप्रोच बदलना जरूरी है। So if a person is found guilty of tampering with the minutes of the proceedings of the meeting, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years. ठीक है, 2 साल का जेल, and with fine which shall not be less than 25K, but which may extend to 1 lakh. ओके, समझ गए सर? ये पेनल्टी का प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब बेसिकली मिनट्स के साथ छेड़खानी ना करें, मिनट्स में डुप्लीकेसी ना करें। ठीक है, 2-4 पैसे के लिए इंसान बिक जाता है सर। ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है भारत का। आप लोग सुधांशु त्रिवेदी को जानते हो, तो बीजेपी का बहुत ही बड़ा प्रवक्ता है और बहुत बड़ा स्कॉलर है। ठीक है, मतलब उनके जैसा ज्ञानी तो मैं बहुत कम देखा। तो सुधांशु त्रिवेदी जी एक बहुत सुंदर सा एक बात कर रहा था, बोले भारत में लोग तो 700 रुपए में बिक जाते हैं। मतलब वोट से पहले 700 रुपया दे दो वोट दे देगा। तो प्रॉब्लम तो वही है सर। 500 हाँ, कितना? 200 रुपया मुखिया और प्रमुख ये सब का, 500 रुपया विधायक का। हाँ, समझ गए सर, यही प्रॉब्लम है भारत का। ठीक है, मतलब हम लोग टेम्परिंग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, 200-500 में हम लोग बिक जाएंगे। यही तो चक्कर है। चलो आगे देखते हैं। Rule 25 of the Companies Rule 2014 prescribe the procedure of for maintenance of minutes of proceedings of general meeting. ठीक है, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट एज फॉलोज। तो सेक्शन रूल 25 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, देखो इससे पहले हम लोग इसके बारे में जो बात कर रहे थे, ये सेक्शन 118 के तहत बात कर रहे थे। मिनट्स के बारे में कंपनीज एक्ट जो है सर, वो सेक्शन 118 में बात कर रहे हैं, है ना। अब उसी मैटर पे एक रूल आया। अब रूल क्यों लाया जाता है? नॉर्मली जब थोड़ा सा न्यूली कुछ चेंजेस आता है ना, तो एक्ट के अंदर रूल को बोल के चला जाता है। ठीक है, अब बहुत सारा रूल आ जाएगा तो फिर एक न्यू एक्ट आ जाएगा। अब रूल 25 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, जिसमें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल प्रिस्क्राइब द प्रोसीडियर फॉर मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर मीटिंग्स, मतलब चाहे ईजीएम का हो या ईजीएम का हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो, एंड रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट एज फॉलोज। A distinct minute book shall be maintained for each type of meeting, namely, मतलब अलग अलग मीटिंग का अलग अलग करो। जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर हो तो उसको अलग रखो मीटिंग मिनट्स बुक को। ठीक है, मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर का मीटिंग चल रहा है, मतलब जो कंपनी को लोन प्रोवाइड किया है, तो उनके जो मिनट्स है उसको अलग रखो। मीटिंग ऑफ द बोर्ड उसको भी अलग रखो। ठीक है, प्रॉपरली मेंटेन करो बेसिकली मीटिंग ऑफ द बोर्ड, मीटिंग ऑफ ईच ऑफ द कमिटी ऑफ द बोर्ड। अगर बोर्ड के अंदर भी अलग अलग कमिटी है ना, तो कमिटी का भी अलग अलग मिनट्स होना चाहिए। एंड मिनट्स proceedings of each meeting shall be entered in the books maintained for that purpose along with the date and of such entry within 30 days of the conclusion of the meeting। कब मीटिंग हुआ है उसका डिटेल्स कितना दिन के अंदर आपको मेंटेन कर देना चाहिए? 30 दिन के अंदर। मीटिंग कंक्लूजन के 30 डेज के अंदर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब एनुअल बुक्स में भी उसका एंट्री करें। ठीक है, इन केस ऑफ एवरी रिजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट और ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द पोस्टल बैलेट कंडक्टेड इंक्लूडिंग द रिजोल्यूशन प्रोपोज्ड, जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है चाहे ऑर्डिनरी हो स्पेशल हो, द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग देयर ऑन, वोट में क्या हुआ है, एंड द समरी ऑफ द स्क्रूटिनाइजर। आपको पता है कौन हो सकता है स्क्रूटिनाइजर? ज्यादातर केस में कौन होता है? चार्टर्ड, सीएमए, सीएस, लॉयर, ये लोग हो सकते हैं, है ना, लॉ प्रोफेशन। तो जो कोई भी स्क्रूटिनाइज किया है उस रिपोर्ट को, स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट शैल बी एंटर्ड इन द मिनट्स बुक ऑफ द जनरल मीटिंग along with the date of such entry within 30 days from the date of passing resolutions। डेट बहुत जरूरी है, कब हुआ है ये जानना जरूरी है सर। ठीक है, क्योंकि जब बाद में कुछ डिस्प्यूट होता है ना, ये सब डेटा ट्रैक करके ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो लॉ क्या है सर? लॉ नियम भी है, साथ में अगर कुछ करप्शन होता है उसको रोकने के लिए भी लॉ है ना। अच्छा, ईच पेज, अच्छा इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास हो गया, ईच पेज ऑफ एवरी सच बुक शैल बी इनिशिएटेड or signed and last page of the record of proceedings of each meeting of each report in such book shall be dated and signed। हर पेज में साइन होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, साइन भी होना चाहिए। डेटेड भी होना चाहिए, साइन भी होना चाहिए। अब डेट को लेके छेड़खानी भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब नहीं करना चाहिए, करना पड़ेगा नहीं, नहीं कर सकते, मतलब टैंपरिंग तो नहीं चलेगा सर। अगर कोई टैंपरिंग करते हुए पकड़ा जाता है या फिर पता चल जाता है कि भाई ये टैंपर किया है या कुछ भी चेंजेस करने का कोशिश किया मीटिंग्स के मिनट्स के रिपोर्ट को, तो फिर मुश्किल बढ़ सकता है सर।
आप समझ रहे हो ना, बड़े बड़े, इसको हम लोग बंगाली में एक बात करते हैं, राघव बोआल, राघव बोआल समझते हो? हम्म, राघव बोआल समझते हो? मतलब बड़े बड़े हस्ती है, हम लोग बोलते हैं ना हस्तियां। जैसे ये देखो चंदा कोचर जी, अब जेल का घानी काटने के लिए रेडी हो रहा है लोन फ्रॉड केस में, आईसीआईसीआई बैंक के हेड थे। और प्रोफेशनल अगर इनका मैं क्वालिफिकेशंस बताऊं तो सीएमए थे, सीएमए है सर, क्वालिफाइड सीएमए है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ आईसीआईसीआई बैंक। अब इनका फ्रॉड केस चल रहा है, अब किसी को नहीं छोड़ा जा सकता सर, किस्मत जिस दिन खराब रहता है ना, किसी का भी वो बोलता है ना, पुंगी बजा देगा, ठीक है। और फिर जो भी इज्जत कमाया ना, 2 मिनट में, पैसा तो बहुत लुटा, और जो इज्जत है ना वो 2 मिनट में धूल में मिट सकता है। अब कोई बोलेगा सर पैसा कमा लिया, भोग लिया, अब आगे का जिंदगी तो नरक होने वाला है, इसका क्या? हाँ, अब दुनिया के सामने सर उठा के जियो नहीं, सर झुका के भी जियो नहीं, क्या होगा पता नहीं। आगे देखिए सर, so in case of minutes of proceedings of a meeting of the board or a committee thereof by the chairman of the said meeting of the chairman of the next succeeding meeting, तो बेसिकली साइन होना चाहिए। अच्छा क्या बोलते हैं सर, इन केस ऑफ मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड और अ कमिटी thereof, अगर बोर्ड का हो या कोई स्पेशल कमिटी का हो बोर्ड के अंदर, by the chairman of the said meeting or the chairman of the next succeeding meeting, जो भी नेक्स्ट मीटिंग होगा सबका डेटेड एंड साइन होना चाहिए। इन द केस ऑफ मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ जनरल मीटिंग बाय द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग विद इन द अफोरसेड पीरियड ऑफ 30 days, अगेन ये 30 दिन का ना बहुत बड़ा यहाँ पर होता है। अफोर्सेड पीरियड ऑफ 30 days और इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनेबिलिटी ऑफ दैट चेयरमैन, अगर किसी कारण से डेथ हो जाता है या चेयरमैन का कुछ हो जाता है, विद इन दैट पीरियड बाय ए डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस। ठीक, तो ये सिंपल सिंपल कुछ पॉइंट्स है जिसको पढ़ के आपको ऐसे ही समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है। और इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विद इन द अफोरसेड पीरियड ऑफ अगेन वही 30 days, और इन द इवेंट ऑफ देयर बीइंग नो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, अगर चेयरमैन नहीं है या फिर डेथ हो गया या इनएबिलिटी हो गया, तो फिर विद इन दैट पीरियड 30 दिन के अंदर डायरेक्टर कर सकता है ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस, अगर बोर्ड ने डायरेक्टर को परमिशन दिया 30 दिन के अंदर, वो भी इसको साइन करके डेटेड करके सबमिट करें। तो ये सिंपल सिंपल कुछ रूल्स यहाँ पर जरूरी है। अच्छा और एक बात सर, बहुत जरूरी बात, द मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी केप्ट, कहाँ रखना पड़ेगा? ये जो मिनट बुक है, ठीक है, ये मिनट बुक्स कहाँ रखेंगे? ऐसे सर मिनट बुक देखने में बहुत सिंपल, जैसे कि हम लोग पीडीएफ पेज देखते हैं ना वैसा ही देखने में होता है, या फिर अगर आप फिजिकल देखोगे तो लूज पेज भी हो सकता है, लेकिन वो एकदम सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, ठीक है, कि जो कुछ भी हुआ है सीरियल नंबर करके इसको लिखना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा, या फिर एक नोट्स में रेडी कर रहा हूँ, एक शॉर्ट नोट्स, उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा दे दूंगा कि क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स उसमें होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, एक बार गो थ्रू करोगे समझ में आ जाएगा। मैं सोच रहा था अभी दे दूंगा लेकिन रेडी नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं सोचा कि ठीक है क्लास करा लेता हूँ फिर बाद में दे देता हूँ, ठीक है। मतलब ये मैं आपको पूरा लॉ समझा दे रहा हूँ एक बार, फिर आप लोगों में से कई लोग बोला सर थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करो, तो मैं उसी कोशिश में थोड़ा सा जुड़ गया सर कि हर चैप्टर के ऊपर शॉर्ट शॉर्ट नोट्स समरिटिकल पॉइंट वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग कोई भी चैप्टर को जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें, है ना। और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, द मिनट बुक्स ऑफ द जनरल मीटिंग शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी कहाँ रखेगा उसको? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगा, ठीक है, कंपनी जहां पर है उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में। एंड शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली, परमानेंट प्रिजर्व करना है, एंड केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। सर देख रहे हो सीएस का रोल, आज मुझे सुबह कोई फोन करके पूछ रहा है कि मैं सीएस चीजों के मतलब सीएस क्या होता है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अब मैं उसको ना ऐसा ही कुछ कंपनी लॉ रिलेटेड बात समझा दिया, पता नहीं बंदा समझा क्या, हाँ फिर लास्ट में बोला हाँ हाँ ठीक है समझ गए, ठीक है। मेरे को पूछा तो मैं बोलना चालू कर दिया कि सीएस ये करता है, सीएस वो करता है। अब बोला कि मेरे को सीएस क्या होता है पता नहीं, आप समझा दो। अब मैं कुछ लीगल बातें कर दिया तो बंदा क्या पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ बात मैं कर दिया था कि सीएस के पावर के बारे में, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी और एनी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, या फिर बोर्ड जिसको ऑथराइज किया वो भी रख सकता है, ठीक है, लेकिन परमानेंटली। हाँ, द मिनट बुक ऑफ द बोर्ड एंड द कमिटी मीटिंग्स शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली एंड kept in the custody of CS of the company or any director duly authorized by board for the purpose, and shall be kept in the registered office or such place as board may decide। रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर नहीं रखना है तो बोर्ड जहां डिसाइड करेगा वहां रख सकता है, लेकिन बोर्ड किस जगह को डिसाइड करेगा उसको भी रिपोर्ट में
एनुअल रिपोर्ट में दर्ज होना चाहिए कि भाई हम यहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, बोलो सर, बात समझ में आया? मिनट्स, हेलो, यस सर। मिनट्स बुक ऑफ कंपनी, देखते हैं सर अगर मुझे कुछ मिनट्स बुक मिल जाए। सैंपल फॉर्मेट दिखा देते हैं आपको, ये किस चीज तरह का देता है, सैंपल मिनट्स ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, देख रहे हो सर? हाँ, ये देखो, इसमें क्या लिखा है, मिनट्स ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है, प्रेजेंट इन द चेयर, इन अटेंडेंस, कंपनी सेक्रेटरी का साइन, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, हेलो, ये देखो सर, यस कोरम आया कि नहीं आया, कोरम समझते हो ना? अब इतना तो ना पूछो सर, इतना सारा चीज बताने के बाद। लीव ऑफ एब्सेंस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी कब बना है नहीं बना है, कंपनी का एमओए, रजिस्टर्ड ऑफिस, फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, जो भी जरूरी बातें हैं, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, ठीक है, कुछ इस तरह का बेसिकली होता है सैंपल मिनट्स फॉर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का। ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का है, मतलब जब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होता है तो उसका फुल सैंपल ऐसे होता है। ऐसे मिनट्स ड्राफ्ट कैसे होता है ये भी पूछते हैं, ठीक है, तो आगे बताता हूँ सर। और को का क्या इशू क्या, आप सबको मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है ना सर? यस यस सर। ओके, अब देखो सर इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, सेक्शन 8 के बारे में। मतलब सेक्शन 8 मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव में जो काम करते हैं ना सर, जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव में जो कंपनी काम करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। तो क्या सेक्शन 8 कंपनी को मिनट्स रखने का जरूरत है? द क्वेश्चन इज दैट in case of a section 8 company, section 118 shall not apply as a whole, except that minutes may be recorded within 30 days of the conclusion of every meeting in case of companies। आप समझ रहे हो बात को? अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में काम करते हैं। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब चाहे वो ट्रेड हो, कॉमर्स हो, ठीक है, जैसे कुछ सेक्शन 8 कंपनी, जैसे कि एक आपको मैं बिजनेस रिलेटेड बात करता हूँ, जैसे मानो आप लोग नाम सुने होंगे, फिक्की के बारे में सुने हो? फिक्की क्या होता है? फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये लोग नॉर्मली सेक्शन 8 कंपनी होते हैं सर, ठीक है। अब ये बेसिकली इंडिया में बिजनेस को डेवलप करने के बारे में काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखो लिखा होगा, ये देखो, इट इज अ नॉन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके कहने पे कौन बनाया था जानते हो? ये फिक्की को महात्मा गांधी के कहने से जीडी बिरला, इन्होंने बनाया था। बिरला फैमिली के फाउंडर मेंबर है, बिरला फैमिली के पुरुषोत्तम ठाकुरदास, ठीक है, गुजरात कॉटन ट्रेडर के थे, इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट एंड एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये एनपीओ एंड एनजीओ का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, मतलब एनपीओ टाइप का। इसका मेन पर्पस ही है इंडिया में बिजनेस को डेवलप करना, प्रमोट करना, ठीक है, ठीक है। ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गूगल का एक, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का एक फंडामेंटल कोर्स होता है जो अभी गूगल फ्री में करा रहा है, तो काफी स्टूडेंट ने किया बेसिक नॉलेज डेवलप करने के लिए, बिकॉज मॉडर्न नीड्स है। तो वो भी फिकी के साथ जॉइंट वेंचर में गूगल ने इंडिया में करा रहा है सर। पहले तो फिकी था, अभी शायद फिकी और है नहीं, बट कोर्स वही है। तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या करते हैं जो सेक्शन 8 कंपनीज होते हैं, जो भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हो, या बिजनेस को डेवलप करना, कॉमर्स को डेवलप करना, आर्ट कल्चर को डेवलप करना, रिलीजियन को डेवलप करना, व्हाटएवर, ठीक है, अपने अपने पर्पस में डेवलपमेंट का काम हर कोई कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, बस इंसानियत के लिए हो, हाँ? मानसिकता सही होना चाहिए, है ना। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 118 शैल नॉट अप्लाई एज ए होल, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, दैट मिनट्स में बी रिकॉर्डेड विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग। कॉन्सेप्ट तो वही है, इन केस ऑफ कंपनीज जहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है,
जहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड फॉर कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन, जिसके ऊपर एक सर्कुलेशन आया था 2015 में। द एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन एंड अडॉप्शंस shall be applicable to a Section 8 company which has not committed or default in filing its financial statement under Section 137 or annual return under Section 92 with the register। मतलब अगर कोई Section 8 कंपनी अपना एनुअल रिटर्न फाइल में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, या फिर एज पर सेक्शन 92 के हिसाब से एनुअल रिटर्न फाइल ना किया हो, और आपका 137 के हिसाब से एनुअल रिटर्न और एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ना किया हो, अगर ये दोनों चीज नहीं किया है तो फिर मतलब वो डिफॉल्ट में है, और ऐसे केसेस में मिनट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तब छूट नहीं है, अदरवाइज आपको छूट मिलेगा। तो इसके लिए नोटिफिकेशन 2 बार आया था, कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन, जिसमें 2015 को भी आया था, और फिर नोटिफिकेशन डेटेड 30 जून 2017 में भी बोला गया, ठीक है। तो ये बात, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको बीच बीच में देखने को पड़ेगा। नॉर्मली पहले ना बोलेगा कि जरूरत नहीं है, फिर हाँ बोलेगा कि अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते, मेंटेन नहीं करते प्रॉपर्ली, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करते एज पर द सेक्शन, एज पर द डेट, तो आपको करना पड़ सकता है। तो ये सिचुएशंस आपको कंपनीज लॉ के अंदर बार बार देखने को मिल सकता है। अब आ रहा है सेक्शन 18, 118 तो हम लोग देख लिए, ठीक है। सेक्शन 118 हम लोग देखें सर, मिनट्स क्या होता है, मैंने आपको दिखाया मिनट्स का एक हल्का सा, मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिखाया, मतलब क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं दैट इज सेक्शन 119, ठीक है। किसकी बात करने जा रहे हैं सर? सेक्शन 119। और तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है, मतलब नेटवर्क इश्यूज। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग। अब ये जो मिनट बुक्स है, ये पर्टिकुलर मिनट बुक्स कौन कौन चेक कर सकता है, मतलब किसके किसके पास पावर है इसको इंस्पेक्ट करने का, ठीक है। मतलब मिनट तो ऐसे ही मेंटेन नहीं किया गया, ऑब्वियसली जरूरत के लिए किया गया हो, है ना। कोई भी काम दुनिया में एवी एवी थोड़ी होता है, हाँ, एवी एवी समझते हो, मतलब ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे ही तो कोई भी काम नहीं होता है। तो हाउ शैल द इंस्पेक्शन टेक प्लेस, तो इसके बारे में मतलब ये क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। एज पर सेक्शन 119 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बुक्स containing the minutes of the proceedings of any general meeting of a company shall be kept at the registered office of the company। पहला बात तो है कि भाई कहाँ रखना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है। हाँ, अगर बोर्ड कहीं और डिसाइड करता है तो वो कर सकता है। एंड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर, इंस्पेक्शन बिजनेस आवर में ओपन, कौन कर सकता है? एनी मेंबर, ठीक है, विदाउट चार्ज, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अपने एओए के अंदर, अब एओए एंड एमओए, जो लोग कंपनी का बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ पढ़ चुके हो, दे ऑल नो सर व्हाट इज एमओए एंड एमओए और एओए। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड दिस इज द रूल बुक ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब एओए में कंपनी अपना रूल्स रेगुलेशंस को बता के रखता है, जिसके बेसिस पे कंपनी अपना डे टू डे फंक्शन चलाते हैं। और एमओए जो है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, मतलब क्या सोच के वो आया है, ठीक है, क्या सोच के आया रे बंदे, क्या क्या करके जाएगा, ठीक है, वो एमओए है सर, ठीक है। मतलब बिजनेस क्या क्या करने के लिए आया है, तो ये एमओए का मेन फंक्शन है। बट ये सब चीज मैं आपको ओरिजिनल एमओए एओए पूरा डाउनलोड करके दिखाया था पेटीएम का, ठीक है। सो बहुत वाइटल है, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का क्लासेस थोड़ा सुन लो, आपको एमओए का आइडिया क्लियर होना चाहिए सर, एटलीस्ट बेसिक आइडिया ऑलवेज क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, तो बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर बाय एनी मेंबर विदाउट चार्ज, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन as specified in the article of the company or as imposed in the general meeting. However, at least 2 hours in each business day shall be allowed for inspection. हर बिजनेस दिन में 2 घंटा आपको इंस्पेक्शन के लिए मिलेगा, किसके लिए? नॉर्मली मेंबर के। अच्छा, एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड to be furnished within 7 working days after he has made a request in that behalf of the company and on payment of such fees as may be prescribed with a copy of any minutes। अगर उनको मिनट्स का कोई कॉपी चाहिए, ठीक है, अगर किसी मेंबर को मिनट्स का कोई कॉपी चाहिए तो फिर उनको 7 दिन पहले बताना पड़ेगा। एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर ही हैज मेड अ रिक्वेस्ट, ठीक है, जिस दिन वो रिक्वेस्ट करेगा उसके बाद से 7 दिन इन दैट बिहाफ टू द कंपनी एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस। अब आपको कॉपी चाहिए तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो उसका जेरॉक्स कॉपी या जो भी है, ठीक है, वो आपको मिलेगा,
ठीक है, जो मिनट्स में रेफरेंस किया हुआ है। तो ये हो गया इंस्पेक्शन के बारे में पॉइंट, याद रहेगा सर। इसके बारे में सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 है, 119 का सबसेक्शन 1 एंड ये रहा आपका 119 का सबसेक्शन 2। बोलो सर, समझ में आया ये पॉइंट? बताओ सर, हाउ शैल द इंस्पेक्शन टेक प्लेस? हेलो, यस। Yes, sir. now what is the penalty for contravention of the provisions of the act? क्या पेनल्टी लगता है अगर आप प्रोविजंस प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते, कंट्रावेन करते हो तो? इफ एनी इंस्पेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, मतलब 119 सबसेक्शन 1 119 का is refused by the company to the member of, or if the copy of minute book is not furnished within time specified under subsection 2, मतलब जैसे कि बोला गया है 7 दिन के अंदर, then the company shall be liable to a penalty 25,000। ऐसा तभी कर सकता है जब कुछ दाल में कुछ काला है ना? ऐसा तभी होता है ना, हम मेंबर को मतलब लूटने का इरादा है। हाँ, आज तो लूटने का इरादा है। लूटना मतलब क्या? धोखा देना, है ना? धोखाधड़ी के इरादा में अगर कोई रहेगा तो वो करेगा ऐसा, है ना? जैसे ऐसा बहुत सारा रिसेंट केसेस हुआ है सर। जैसे कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग बोल के एक बहुत पुराना फार्म था, ठीक है, उसने फाइनेंशियल घोटाला किया, उसको भी नहीं छोड़ा गया, स्टॉक लाइसेंस छीन लिया गया, आईपीओ लाने का लाइसेंस छीन लिया गया, उसका जो ऑडिटर था जेल में जा चला गया, ठीक है, उसका जो इवन अकाउंटेंट के साथ साथ जो कंपनी का ओनर थे उनको भी, कितना रेस्पेक्टेड पर्सन थे। कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, कितना सारे लोगों का पैसा को मार्केट में मॉर्गेज रख के, मतलब डिमैट अकाउंट को क्या क्या लोन लेके रखा। ये भी एक स्कैंडल है सर, इसमें भी बहुत बड़ा केस बना है। अब क्या बताऊं मैं आपको, मतलब लूटने का इरादा हो तो क्या क्या नहीं कर सकता है कंपनी, लेकिन इसीलिए तो लॉ है। अब लॉ का क्या काम है सर? लॉ का इसीलिए तो है कि भाई ठीक है, अगर कुछ देखो सर, अब गलत इरादे वाले लोग जो होते हैं ना, जिनके मन में चोर है, मन में खोट है, ठीक है, अब गलत इरादे वाले लोग जो होते हैं, मन में चोर, मन में खोट, अब इनको हम लोग रोक नहीं सकते। मतलब रोकना तो मैं बोला ना आपको, ये एथिक्स है। अब एथिक्स कैसे सिखाएंगे? वो आपको पैसा देके भी नहीं मिलेगा, है ना? मतलब क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, कहाँ कौन सा बात करना चाहिए, हाँ, रेस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब जो खुद को रेस्पेक्ट नहीं करता, जो दो दो पैसे में बिक जाता है, वो क्या रेस्पेक्ट करेगा? तो बात ऐसा है कि लॉ क्यों बनाया जाता है फिर? अब थोड़ा डर तो करो, है ना? ये जो लोग जेल में होते हैं, जैसे कि चंदा कोचर जी जैसे जो भी किए, छोटा मोटा जो भी गलती किया है, बड़ा गलती छोटा गलती, प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए लॉ को टाइट देना पड़ता है। अब पुराना जो लॉ था वो टाइट नहीं था, अब ऐसे 2 नंबरी लोगों को टाइट देना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कंपनी का क्या रूल बना दिया सर? द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 25,000 एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be liable to a penalty of 5,000 for each such refusal or a default as the case may। ठीक है, ऑफिसर के लिए 5,000, कंपनी के लिए 25,000। आपको पता है एक कंट्री है अभी हमारे दुनिया में, दैट इज जापान। इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप है। जापान में वो लोग ना डील करता है ना किसी के साथ, तो अगर उनको कभी भी किसी भी बंदे को डील करते हुए, बिजनेस डील करने के टाइम पे अगर उनको लगता है कि ये 2 नंबरी बात कर रहा है या धोखा कर रहा है, चाहे कितना भी फायदा हो उस पर्टिकुलर डील में, वो डील नहीं करेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि जापानीज लोग ना, मतलब बोलते हैं ना, मतलब वचन को बहुत मानते हैं कि भाई आप मुंह में क्या बोल रहे हो, एथिक्स बहुत है उनका, ठीक है। और ये रीजन भी है वो कंट्री इतना डेवलप किया है। मतलब एक कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे वहाँ के लोगों का सोच बहुत जरूरी होता है। चाहे भले ही कितना भी बड़ा बड़ा डिग्री वाला कोर्स बना दो, कितना भी बड़ा बड़ा नियम में चेंज कर दो, बट नियम चेंज करने से कुछ तो होगा, डर होगा, बट अंदर से जो फीलिंग होना चाहिए ना, जो अंदरूनी चिंता होना चाहिए, जो अंदरूनी सुधार होना चाहिए, वो तो सर आप कितना भी नियम में सुधार कर लो, 25,000 की जगह 25 लाख कर दो फाइन, तो भी लोगों को डर नहीं लगेगा सर। जो भी हो, आगे बढ़ते हैं सर। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। हाँ, अब ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट, ट्राइब्यूनल पे जा सकते कि नहीं जा सकते इन केस ऑफ एनी सच रिफ्यूजल और डिफॉल्ट, ठीक है। या ट्राइब्यूनल में मतलब जो कंपनी लॉ 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 का कंपनी कोड वगैरह जो होता है, ठीक है,
without prejudice to any action being taken under subsection 3 by order, direct and immediate inspection of the minute book. Immediate, देखो भाई देखो, अधिकार है, कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उसका अधिकार है, मेंबर है वो, शेयर होल्डर है. Direct that copy required shall forthwith be sent to the person requiring it. अगर आप मिनट देखने का हकदार हो तो आपको देखने के लिए दिया जाएगा सबसेक्शन 3 के तहत, ठीक है. और ये ऑर्डर देगा, ट्राइब्यूनल देगा. रूल 26 आ जाता है बीच में. अब रूल 26 कहता है एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 वर्किंग डेज after he has made a request in that behalf to the company with a copy of any minutes of any general meeting on payment of such sum as may be specified in the article of association of the company, but not exceeding a sum of 10 rupees for each page or part of any page. मतलब कंपनी से कोई भी मेंबर मिनट्स का कॉपी मांग सकता है, लेकिन एक पेज का चार्ज 10 टका से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब देखो ये भी लिख देना पड़ता है. हाँ, कितना दुख की बात है. हाँ दुख नहीं है सर इसमें. हाँ, बहुत ही दुख का बात. एक पेज का जेरोक्स का दाम ऑब्वियसली 10 टका, प्रिंट आउट मैक्स टू मैक्स, ठीक है. 10 टका भी होता नहीं है, फिर भी मानो कि ऑफिस ऐसे जगह में है जो बहुत ही महंगा भाड़ा जगह में है, ठीक है, जहां पर मंथली रेंट है 50 लाख 20 लाख 30 लाख समथिंग लाइक दैट. सेफ में भी वहां पर एक प्रिंट आउट का कॉस्ट 10 रुपीज. इंक तो वही है रे बाबा, प्रिंटर थोड़ी ना कोई चांद से या सूरज से मंगवा रहे हो क्या, प्रिंटर तो वही है, इंक का दाम भी वही तो उतना ही होता है. तो जो भी हो, ये भी लिख देना पड़ता है कि 10 टका से ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्या बताओ सर. Provided that a member who has made a request for provisions of soft copy in respect of minutes, अगर कोई सॉफ्ट कॉपी मांगता है, ठीक है, मतलब पेन ड्राइव में या फिर ईमेल कॉपी, ठीक है, आजकल तो बहुत सारा फैसिलिटीज आ गया. of any previous general meeting held during a period immediately preceding 3 financial year, पिछला 3 साल का, shall be entitled to be furnished with the same free of cost. उनको सॉफ्ट कॉपी अगर देना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में. हाँ, सॉफ्ट कॉपी का चार्ज मत लो, ठीक है, बोल दिया, सॉफ्ट कॉपी का चार्ज मत लो कंपनी. हाँ, मेंबर को अगर मिनट्स का सॉफ्ट कॉपी बांटोगे तो प्लीज उसका चार्ज ना लो. अब क्या क्या बताना पड़ता है. मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है सर, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो करना पड़ेगा. 120 में बोला है सर. The said section seeks to provide that any document, record, register, or minute, etc., required to be kept by a company or allowed to be inspected, or copies given to any person by a company under this act may be kept or inspected, or copies given, as the case may be, in electronic form, in such form and manner as may be prescribed in Rule 27, 28, 29 of the Companies Rule 2000. अब रूल 27 क्या कहता है. रूल 27 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 कहता है, स्टेट्स दैट एवरी लिस्टेड कंपनी मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और एक कंपनी हैविंग एट लीस्ट 1000 शेयर होल्डर्स, जिसके पास कम से कम 1000 शेयर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर है, may maintain its records as required to be maintained under the act or rules made thereunder in electronic form. अगर आपके पास कम से कम 1000 शेयर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है, या फिर एनी काइंड ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर है, ठीक है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना जरूरी है. रूल 28 क्या कहता है. रूल 28 सेट्स आउट दैट मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज द बोर्ड में डिसाइड shall be responsible for the maintenance and security of electronic record. अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रॉपरली सिक्योर रहे, इसको देखने का जिम्मा किसका है. एमडी का है, कंपनी सेक्रेटरी का है, और एनी अदर डायरेक्टर और अदर ऑफिसर का है, जिसको भी बोर्ड डिसाइड करेगा कि आप इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे. मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं कंप्यूटर में वायरस आ गया, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर उड़ गया, सारा डिलीट हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया, हैक हो गया, ठीक है, ये सब बोलने से नहीं चलेगा. मतलब आपके अंदर इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स सिक्योर रहे, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखना है. हाँ, इसके बाद भी अगर आप पूरा कोशिश किए फिर भी कोई एक्सपर्ट हैक करके चला गया, अब कंपनी सेक्रेटरी थोड़ी ना साइबर मतलब साइंस पढ़ के गया है, वो थोड़ा बहुत जितना बेसिक नॉलेज है उतना ही यूज करेगा, लेकिन फिर भी वो पूरा कोशिश किया फिर भी कुछ हो गया, वो अलग बात. उसमें वो देखा जाएगा कि भाई आपने कोशिश किया कि नहीं किया, वो भी देखने का किया जाए कि भाई आप कहाँ मेंटेन कर रहे हो, कैसे मेंटेन कर रहे हो, कौन सा ऐप यूज कर रहे हो, है ना. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स.
Rule 29 states that the record maintained in electronic form shall be made available for inspection by the company in electronic form. Copies of the record maintained in e-form contain a clear production of the whole or part thereof should be provided on payment of not exceeding 10 per page. बस इतना ही बोला है और क्या, ठीक है। ये था मिनट्स रिलेटेड डिटेल्स, ऑल अबाउट मिनट्स। मतलब ये और क्या हो सकता है, मिनट्स के बारे में जो भी जरूरी था मैं आपको बताया। अब आगे क्वेश्चन करोगे, ठीक है, और मैं एक समरी नोट भी प्रोवाइड करूंगा, उसको करने से इनफ हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू करना है, समरी नोट्स को एक बार देखना है और क्वेश्चन आंसर करके जाना है। बोलो सर समझ में आया कि नहीं? यस। अब आगे बढ़ो सर मीटिंग की तरफ। हाँ, वैसे तो मीटिंग के बारे में मैं पहले भी बताया, बहुत बार बताया, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में मीटिंग के बारे में बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। स्पेसिफिक वे में इन द सेंस की मीटिंग के बारे में, ईजीएम एजीएम के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसे जानना जरूरी है, ठीक है, जिसे जानना जरूरी है। बस इतना जान लो, फिर अभी इतना जरूरी है, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा आपको मिनट्स के बारे में बता देता हूँ, सॉरी मीटिंग के बारे में। अब ऐसे मीटिंग कितना तरह का होता है, एक कंपनी कितना तरह का मीटिंग करता है? ऐसे तो दो तरह का मीटिंग करता है, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में सेक्शन 96 बात करता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में सेक्शन 100 बात करता है। लेकिन इसको पढ़ने का और भी एक कॉन्सेप्ट है, रीड विद रूल 17 एंड एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन अंडर रूल 18 सबसेक्शन 3, मतलब वहां पर भी बोला है। मतलब सेक्शन 100 तो बोला ही है, साथ में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 17 एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 18 सबसेक्शन 3 में भी इसके बारे में बोला है। बस कहाँ कहाँ से इसके बारे में बोला है वो आपके सामने रखा गया। अब पहला बात है सर मीटिंग क्या है, बोलो सर। सर रूल नंबर याद करना जरूरी, मतलब रूल अगर एक दो आगे पीछे रहने पे दिक्कत होता है। सर अगर याद रखोगे तो अच्छा है, ठीक है, अगर मतलब ना याद रहे, मतलब कोशिश तो करना है सर, क्योंकि देखो कंपनी एक्ट क्या है, लॉ क्या है, लॉ इज ऑल अबाउट एक्ट्स एंड रूल्स। अब जितना हो सकता है, अब जैसे कि मेन मेन जो है, जैसे कि जनरल मीटिंग के बारे में जब आप पढ़ रहे हो, तो जनरल मीटिंग के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो रूल सेक्शन 96 तो बिल्कुल याद रखना है ना, सेक्शन 100 तो बिल्कुल याद रखना है। रूल अगर भूल जाते हो तो गलत रूल ना लिखे, लेकिन कोशिश करना याद रखने का, बेस्ट रिजल्ट चाहिए अगर आप, ठीक है। अगर जो बेस्ट रिजल्ट करते हैं, ऑब्वियस लोग याद रखते हैं बोल के उनको मिलता है ना, वो याद रख के एकदम प्रॉपर आंसर देते हैं, रूल सेक्शंस एक्ट प्रॉपर मेंशन करते हैं बोल के उनको अच्छा मार्क्स मिलता है। अगर जो नहीं करेगा उनका मार्क्स कम हो जाएगा, है ना। कॉपी चेकिंग के टाइम पे इसी तरह से किसी को डिस्टिंक्शन मिलता है तो कोई 50% में पास करता है और कोई फेल हो जाता है, ये फर्क कर देता है सर, ठीक है। जरूरी है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, गलत चीजें ना लिखे सर, ठीक है। गलत चीज लिखना बिल्कुल नहीं चाहिए, बट अगर याद रख पाते हो तो अच्छा है। मेहनत बहुत करना होता है सर, पढ़ाई बहुत करना होता है, तब जाके अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, ठीक है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ग्रिप अच्छा है तो आपको थोड़ा कम मेहनत करना होगा लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में। बट अगर आपका इंग्लिश वीक है, आपको डबल मेहनत करना होगा, ट्रिपल मेहनत करना होगा। एंटरटेनमेंट छोड़ के दिन रात पढ़ा रहना होगा, अगला 3 साल 4 साल अपने जिंदगी के लिए देना चाहिए ना। अब क्या है ना, हम लोगों का क्या है ना, हम लोगों को मतलब इंसान का एक कैरेक्टर बन गया है कि हम लोग पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे, नीचे रहेंगे, ठीक है, पेड़ पे चढ़ने का रिस्क नहीं लेना है, पर फिर भी जो सबसे स्वादिष्ट फल है वो हमें चाहिए। ये संभव नहीं होता है सर, अगर स्वादिष्ट फल खाना है तो मेहनत करके पेड़ में चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा सर। डोंट माइंड सर, मैं समझाने के लिए बोला, मेरा और कोई इरादा नहीं है। आगे देखो सर, now that we have understood the basic terms which are required to call, convene and conduct the meeting properly, let us discuss the provisions related to meetings given in the Companies Act 2013, and the act describe two types of general meeting to be held in a company, which are AGM as well as EGM, ठीक है। अब कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करता है,
सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 के तहत बोला जाता है सर, कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट एवरी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, अगर आप पब्लिक हो मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो या गवर्नमेंट कंपनीज हो इस तरह का, ठीक है, मतलब जहां पर पब्लिक का शेयर है, ठीक है, वेदर पब्लिक और प्राइवेट एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी कौन होता है? 1% कंपनी। आज के डेट में एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट मतलब 2013, इससे पहले तो 1956 वाला था ना, 1956 वाला, उसमें ऐसे ओपीसी के बारे में कुछ बात नहीं। ओपीसी न्यूली एडिशन हुआ है 2013 एक्ट। और इसको क्यों लाया गया? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। करंट जो गवर्नमेंट है ना, करंट गवर्नमेंट ने इसको और डेवलप किया, लेकिन ये तो 2014 में मोदी जी आया, लेकिन एक्ट तो 2013 में ही पास हो गया था। तो देखो सर, सरकार कोई भी चलाए, पर देश का जो पॉलिसी मेकर्स है ना, वो लोग तो देश के बारे में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके चल ही रहा है। तो 1% कंपनी को डेवलपमेंट करने के बारे में, ताकि एक इंडिविजुअल इंसान भी अपना कंपनी बिल्ड करे और अपना प्रोजेक्ट को डे बाय डे डेवलप करते रहे, अपना बिजनेस को डेवलप करते रहे, इस पे फोकस बढ़ाए। तो ओपीसी के लाने के बारे में ये मेन पॉइंट था, 1% एक कंपनी चलाएगा। इसके बारे में मैं बेसिक्स में काफी डिस्कस किया, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स आएगा, मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन एजीएम क्या ओपीसी करेगा? नहीं सर, ओपीसी को एजीएम करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो अकेला ही तो एक ही तो मेंबर है, किसके साथ करेगा, है ना। तो सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013 state that every company, whether public or private, except 1% company shall hold an AGM every year, and that gap between two AGM shall not be more than 15 months. मतलब फर्स्ट एजीएम जिस साल आप करोगे, मानो आपका, अब फर्स्ट एजीएम के बारे में मैं आगे आगे बात करता हूँ कि फर्स्ट एजीएम कब कर लेना चाहिए, लेकिन मानो आपका फर्स्ट एजीएम और सेकेंड एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, फिर सेकेंड से थर्ड के बीच में भी 15 महीने से गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ फर्स्ट एजीएम के बारे में कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है, आगे आगे चर्चा करता हूँ सर। बहुत वाइटल पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ सर, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। कंपनी मीटिंग्स, ठीक है, तो कितना दिन का गैप नहीं होना चाहिए दो मीटिंग के बीच में? 15 मंथ्स का। द कंपनी शैल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच इन द नोटिस कॉलिंग इट, ठीक है, नोटिस बुला के मीटिंग बुलाते, दैट इज एज एजीएम, ठीक है। अब होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में ध्यान से सुनना, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी, अब अच्छा क्या करता है एजीएम में, ये सब बोल दिया मैं पहले के क्लासेस में, बोल दिया, हाँ, अब फिर से नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए मीटिंग में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। रिलायंस अगर अपना मीटिंग बुला रहा है तो क्या करेगा मीटिंग बुला के? रिलायंस हो या इंफोसिस हो, मीटिंग बुला के क्या करते हैं? गप्पे मारते हैं, और क्या। लेकिन क्या गप्पे मारते हैं? अरे जो भी उसका बिजनेस का जरूरत बातें हैं वो करते हैं अपने मेंबर के साथ, कि भाई देखो हम लोग इस बुलंदी तक पहुंचे हैं, हम लोग इतना टर्नओवर कर चुके हैं, हम लोग इतना प्रॉफिट कर चुके हैं, आगे भी हम लोग और अच्छा करेंगे, आपका साथ चाहिए, हाँ, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी नहीं बोल रहा हूँ सर, कंपनी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबका साथ चाहिए मतलब क्या? मतलब जो शेयर होल्डर है उनको उनको मोटिवेट करते हैं मीटिंग में बुला के, है ना, उनको मोटिवेट करते हैं कि ऐसे एक होता है ना, एक लेक्चर देते हैं चेयरमैन, ठीक है, कि भाई हम लोग इस तरह से कंपनी को रोड मैप बताते हैं, सब कुछ, ठीक है। ये देखो ना, आप यहाँ पर मैं आपको जो मीटिंग का नोटिस एक निकाल के रखा था, कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखो, ये कहाँ 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 कहाँ, ये देखो, बेसिकली जो रेजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कशन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहा है, एनुअल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करना, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, मतलब जो शेयर होल्डर है जो कंपनी को पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए, उनको डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास कराना। अपॉइंटमेंट ऑफ आपका प्रवीण राव एज डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, यूबी किस लिए बोला है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, बस इतना समझो कि जो भी इसका बिजनेस डिसीजन होते हैं वो यहाँ पर वो बताते हैं, ठीक है। बाकी देखो स्पेशल बिजनेस में बाईबैक करना है कि नहीं करना। अब बाईबैक के बारे में मैंने प्रीवियसली करा के रखा आप लोगों को, बाईबैक कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से रीपर्चेज कर लेते हैं, इक्विटी शेयर, इसके बारे में मैंने शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर चैप्टर में रिसेंटली बताया। जिनका हुआ है वो तो समझ गए, जिनका नहीं हुआ वो बाद में करेगा, शेयर कैपिटल डिवेंचर। तो रीअपॉइंटमेंट ऑफ माइकल गिब्स एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ बॉबी पारेख एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ चित्र नायक एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, approval of changing terms of remunerations of Parveen Rao, uh,
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। तो जो भी बिजनेस का जरूरी बातें हैं, ठीक है, जो भी बिजनेस का जरूरी बातें हैं, वो सभी बातें वो डिस्कस करता है मीटिंग में। और क्या करेगा, मीटिंग क्यों बुलाते हैं? जरूरी बातें डिस्कस करने के लिए। चाहे दुर्गा पूजा का मीटिंग हो, सरस्वती पूजा का मीटिंग हो, क्लाब मीटिंग हो, वट एवर। बट आगे देखिए सर, एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस एवरी ईयर। हर साल आपको एजीएम करना चाहिए। ध्यान से रखिए बात को, एवरी ईयर कंपनी को एजीएम करना चाहिए। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ध्यान से सुनना, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मतलब पहली पहली बार कंपनी मीटिंग करेगा। जैसे गाना है ना सर, पहली पहली बार मोहब्बत हुआ है ना। अब यहाँ पर पहली पहली बार मोहब्बत नहीं, पहली पहली बार मीटिंग हुआ है। याद रखिए सर, हाँ? मजाक से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मानो कि अब जैसे कि ये 2000, मैं 23-24 से समझा रहा हूँ आपको, अब ये तो जनवरी चल रहा है, जनवरी को छोड़ो, हाँ। ये जो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, कब आ रहा है सर? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा, है ना। खत्म कब होगा? 31 मार्च मार्च 2024। 2024, ठीक है। अब मानो आपने अप्रैल मंथ में बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपका ईयर एंड कब होगा? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 को। अब आपको अगर फर्स्ट एजीएम करना है, कब तक कर लेना चाहिए? 31 मार्च 2024 के बाद 9 महीने के अंदर। बात समझे कि नहीं? अगर किसी ने 1 अप्रैल 2022 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जो, हाँ बोलो सर, बोलो बोलो, कुछ सवाल हो रहा था? अच्छा ठीक है। 1 अप्रैल 2022 में अगर आपने मीटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था, कंपनी ने न्यूली स्टार्ट किया था, 31 मार्च 2023 को आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। अब 9 months के अंदर आपको फर्स्ट एजीएम कर लेना चाहिए, क्योंकि पहली पहली बार है ना, इसलिए थोड़ा समय दिया जाता है। पहली पहली बार थोड़ा समय दिया जाता है। इसके बाद आगे, आगे का गैप क्या रहेगा? 15 महीना। आगे हर हर मीटिंग का गैप 15 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अब देखो, तो फर्स्ट एजीएम मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन उसका 9 months। हाँ बोलो। तो मतलब मेरा मिनिमम हो गया 9 मंथ और मैक्सिमम गैप ले सकते हैं 15 मंथ का। नहीं, ये फर्स्ट एजीएम का, ये फर्स्ट एजीएम आपको 1 साल, मानो कि आपको मैं क्या दिखाया कि आप 1 अप्रैल को मीटिंग कंपनी स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2022 को। मतलब कंपनी स्टार्ट करने के 9 महीने के अंदर कर लेना है और उसके सेकेंड नहीं मीटिंग नहीं 15 मंथ नहीं के अंदर। नहीं 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 नहीं, गलत सोच रहे हो। ध्यान से देखो, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है? अगर 1 अप्रैल 2022 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023। 23। ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, ये क्लोजिंग हो गया इसके 9 month के अंदर, विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब 31 मार्च से अब 9 महीना काउंट करो, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7, नवंबर दिसंबर, दिसंबर के अंदर कर देना पड़ेगा। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के 1 साल के बाद जो होता है ये वो 9 महीने के अंदर, उसके बाद फिर 15 महीना। हाँ, उसके बाद से 15 महीने का गैप होना चाहिए। अभी आपका फर्स्ट एजीएम दिसंबर के अंदर अगर आप कर लिए, इसके बाद से एक एजीएम से दूसरा एजीएम का गैप 15 months के गैप में होना पड़ेगा आगे से, ये ठीक है। अब आगे देखो सर, दो एजीएम के बीच में गैप 15 महीना से अंदर होना चाहिए। अब आगे और भी कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से सुनो, अभी मैं पूरा कंक्लूजन नहीं किया। सब्सिक्वेंट एजीएम मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप जब पुराना हो जाओगे, आप जब पुराना हो जाओगे, तो उस टाइम पे जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके 6 महीने के अंदर, अगर मैं इसको
थोड़ा सा डेट वाइज बताऊं तो कुछ ऐसा मानो 1 अप्रैल 2022 में आपने कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है। 31 मार्च 2023 को आपका ईयर क्लोज हो गया, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। अब अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इसके 9 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एजीएम करना पड़ेगा, जिसका मैंने डेट निकाला था दिसंबर, हाँ 31 दिसंबर। आपका 9 मंथ कंप्लीट होता है, मार्च से काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीना हो जाएगा। 31 दिसंबर के अंदर अगर आपने मीटिंग कर ली, आपका फर्स्ट एजीएम का यही ड्यू डेट है, विद इन 9 मंथ्स, बीच में कभी भी कर लो। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दो, अब जैसे ही आपका, अच्छा अभी आप और मतलब नया कंपनी रहे कि पुराना हो गए, पुराना। अब पुराना हो गए। अब ये जो मंथ, ये जो ईयर चल रहा था, ये कौन सा ईयर में आप घुस गए, 23-24 में घुस गए ना, ये दिसंबर 23-24 के पार्ट में आता है। अब ये तेईस यस। चौबीस ये 23-24 कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। हेलो, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। अब क्योंकि आप पुराना हो गए, अब आपके लिए जो रूल लगता है वो है, ये मंथ खत्म होने के बाद, मतलब मार्च महीना 31 मार्च 2024 खत्म होने के बाद 6 मंथ्स के अंदर आपको अभी एजीएम कर देना पड़ेगा। मतलब सितंबर। अप्रैल, हाँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सर तो 15 महीने कब लागू हुआ? अब 15 महीना क्या हो गया, मतलब 15 महीना का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों एजीएम के बीच में, मतलब फर्स्ट के लिए ये बात नहीं है, क्योंकि पहला एजीएम तो आप कर रहे हो करीब 21 महीने के अंदर, है ना। अब ये जो आपने मानो सितंबर के अगर आपने एजीएम किया, ठीक है, 6 मंथ्स के बाद 2024 का जो 23-24 खत्म होने के बाद आपने जो एजीएम किया 6 मंथ्स के अंदर, अगर आपने सितंबर में भी एजीएम कर लिया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एजीएम होने वाला है ये 15 महीने के कम गैप में होना चाहिए। मतलब आगे से जो भी करोगे 15 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एजीएम के केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट एजीएम तो ऑलरेडी आप 1 साल बिजनेस करोगे, फिर 9 महीने का टाइम मिलेगा आपको, है ना। तो उसमें ऑलरेडी आपका कम से कम 21 महीने का टाइम निकल जाता है। तो फर्स्ट एजीएम के केस में ऐसा नहीं। लेकिन सेकेंड एजीएम, उसमें भी कम से कम 15 महीने के गैप में, मतलब फर्स्ट और सेकेंड के गैप में भी 15 महीने का गैप हो जाना चाहिए। सेकेंड से थर्ड मैक्सिमम 15 महीने, अब उससे कम भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 15 महीने के अंदर कर लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो सर। 3 पॉइंट याद रखना है सर, 3 पॉइंट याद रखना है। पहला एजीएम फाइनेंशियल ईयर क्लोज के 9 मंथ के अंदर कर लेना चाहिए, ये फर्स्ट एजीएम है। सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब जब एक बार आप पुराना हो जाओगे, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ के अंदर आपको कर लेना चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप ना हो। बस ये 3 बातें। पहला एजीएम 9 मंथ के अंदर कर लो, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, कंपनी स्टार्ट होने से 9 मंथ नहीं रे बाबा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। अब आपके मन में और एक चीज बता दो सर, मानो कि फाइनेंस आपका बिजनेस, ध्यान से सुनना बात को, मैंने यहाँ पर पूरा साल ले लिया। अब अगर कोई बिजनेस 1 अप्रैल 2022 के जगह, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आपका बिजनेस आपने 1 जनवरी 2023 में स्टार्ट किया, अब ये ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024। ध्यान से बोल, ये 1 जनवरी फर्स्ट 2023, दिसंबर ध्यान से बोल, फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहे हैं हम लोग, कैलेंडर ईयर नहीं। सर 31 मार्च 2024। 24 क्यों, 23 तो। यस सर। हेलो, कंफ्यूज आ गए। यस सर।
आप लोगों को समझ में आया सर? ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 1 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2023। ये सर 3 महीने का। ये 22-23 ही है ना सर? 22-23। ठीक है ना, यही बात है सर। ये 22-23 ही हुआ बेसिकली। ये ईयर जो है ये स्टार्ट कब हुआ था एक्चुअली? 1 अप्रैल से शुरू होकर निकल गया। लेकिन मानो आपने बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर, कर सकते हो, कौन मना करता है? ऐसा थोड़ी है कि एकदम अप्रैल में ही स्टार्ट करना होगा। जब मर्जी तब स्टार्ट करो, लेकिन देख लो कि वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। तो अगर 1 जनवरी 2023 अगर आपका स्टार्टिंग डेट है, 31 मार्च 2023 में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। अब आपका एजीएम कब कर लेना है? फर्स्ट एजीएम कब करोगे? 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद। समझ गए? ये अब एक और एक चीज देखो। अब सेकंड जो फाइनेंशियल ईयर है आपका, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 से। कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 को। अब इसके 6 महीने के अंदर आपको नेक्स्ट एजीएम कर लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपका 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप ना। मतलब मिनिमम हो गया 6 महीना और मैक्सिमम 15 महीना। मिनिमम 6 महीने का गैप तो नहीं बोला यहाँ पे, 6 महीने का गैप के बारे में कहीं नहीं बोला है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सब्सिक्वेंट कंपनी हो गए आप, मतलब अगर आप एक बार पुराना हो गए, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 6 महीने के अंदर आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों एजीएम के बीच में 15 से ज्यादा का गैप ना। ये ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि मिनिमम 6 महीना, आप खुद से क्यों जोड़ रहे हो? ठीक है, जितना बोला उतना समझो। इतना बोला कि 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने से गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना बोला। और बोला कि फर्स्ट एजीएम के बाद विद इन 9 मंथ्स मीटिंग कर लेना चाहिए, और सब्सिक्वेंट एजीएम जो है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर करना चाहिए, और 2 एजीएम के बीच में 15 से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बस इतना फॉलो करना है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। मैं आपको ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना चाहता, जितना है उतना। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम क्या है? अब वैलिडिटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इन केस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू होल्ड एन एजीएम विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, द रजिस्ट्रार, मतलब आरओसी से अगर अप्लाई करते हो आप, रजिस्ट्रार फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंडेड द टाइम विद इन विच एनी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड। जैसे कोविड सिचुएशंस में ऐसा हुआ था, कोरोना काल में 2020 2021, ये दोनों काल कोरोना के लिए गया ना सर। भगवान ना करे ऐसा काल और आए, लेकिन अब प्रकृति का बैटर है, कभी भी हो सकता है। तो जब भी कोई आपदा हो, चाहे एपिडेमिक हो, पैंडेमिक हो, वार सिचुएशंस हो, है ना, ऐसे यूएस यूक्रेन में वार चल रहा है। अब ऐसा वार किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी कंट्री का जो भी बदमाशी करेगा हो सकता है ना। ऐसे रिसेंटली मेरे को सुनने को मिल रहा है ऐसा, ये भी एक लेटेस्ट पॉलिटिकल खबर है सर, मतलब जियो पॉलिटिकल खबर। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि गंगा गंगा नदी के ऊपर, गंगा नदी का एक सब रिवर है, आई थिंक बिहार के, नेपाल के ऊपर, नहीं नेपाल नहीं, उत्तराखंड, मतलब गोमुख के आसपास इस एरिया में कहीं पर होगा। ठीक है, इस एरिया में कहीं पर होगा उत्तराखंड में, जहां पर गंगा नदी का कोई ये है, उसके ऊपर चाइना क्या कर रहा है, बिकॉज ये तो तिब्बत का पार्ट है ना, और तिब्बत को तो चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो गैंजेस के ऊपर या गैंजेस के कोई सब रिवर के ऊपर एक डैम बना। अब अगर वो डैम बना लेता है तो शायद भारत में जो स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा उसमें तो सूखा कर सकता है ना, क्योंकि डैम बना के पानी को रोक देगा। तो ऐसा करने में तो मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम चाइना बार बार करना चालू कर देगा ना, तो मुश्किल छेड़ सकता है, और ऐसा मुश्किल का सामना करने के टाइम पे झगड़ा हो सकता है, मारपीट, और फिर बाद में बड़ा वार, है ना। कभी भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ऐसे कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है, जैसे ये जो हिस्सा है, ये आजाद कश्मीर इसको बोलते हैं सर, पीओके का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको ये आजाद कश्मीर, ये इस तरह का एरिया में आता है सर। ठीक है, अब ये एरिया पाकिस्तान छीन के रखा है जबरदस्ती। ठीक है, अब इंडिया चाहे तो इसको ले सकता है, लेकिन लेने का मतलब क्या है? झगड़ा, मारपीट। ठीक है, तो अब मारपीट करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ इंटरनेशनल पीस ट्रीटी भी होता है ना, शांति बरकरार रखो,
तो जो भी हो रीजन, मतलब मेरा कहने का मतलब इतना है कि जब बहुत ही बड़ा कोई रीजन होता है ना सामने, तो कंपनीज इस तरह का डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे केसेस में वो अप्लाई कर सकते हैं कि आपको बताना पड़ेगा भाई क्या रीजन था, क्या आपने मीटिंग नहीं कर पाया, कोई बड़ा कुछ बात हो गया क्या, ठीक है। अगर वो बात सबको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फाइन करेगा, पेनल्टी करेगा, और क्या। In case it is not possible for a company to hold an AGM within a prescribed time, the registrar may, for any special reason, extend the time within which any AGM shall be held. Such extension can be for a period not exceeding 3 months. अब ये जो extension है 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, no such extension of time can be granted by the registrar for the holding the first AGM. अब फर्स्ट एजीएम के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आपको 9 मंथ्स दे रहा है फाइनेंशियल ईयर के बाद। 31 मार्च 2023 अगर आपका क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है, इसके बाद आपको ऑलरेडी 9 मंथ्स दे रहा है, तो फिर आपको इस केस में 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम में, मतलब एक बार आप पुराना हो जाओ, एक बार आप पुराना हो जाओ, ठीक है, तो नॉर्मल क्या है, सब्सिक्वेंट एजीएम में कितना होता है फाइनेंशियल ईयर के बाद, मतलब मानो आपका फाइनेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2024, इसके लिए कितना टाइम मिलता है आपको, 6 मंथ्स का टाइम मिलता है। अब इसमें आप एक्सटेंशन करके 3 मंथ ले सकते हो अगर प्रॉपर रीजन दिखा सकते हो, ठीक है। ये सीएस को कुछ हो गया था, डायरेक्टर को कुछ हो गया था, इसको कोविड हो गया था, उसको बहुत बड़ा कुछ हो गया था, मतलब रीजन दिखाना पड़ेगा, जो कंपनी के लिए मीटिंग करने के लिए बहुत ही जरूरी एक अहम मुद्दा था और आप नहीं कर पाए, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है, थोड़ा सा देखो, अच्छा रहेगा। एबीज प्राइवेट लिमिटेड क्लोज्ड इट्स फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। Now, according to section 96 subsection 1 of the act, the company should hold its AGM for the year 1819 by 30th September 2019। हाँ या ना? अगर कोई कंपनी 31 मार्च में क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो उसका एजीएम करने का डेट क्या है 2018-19 का 30 सितंबर ना, अरे 6 मंथ्स तो। अब देखो यहाँ पर कहीं पर बोला है क्या कि ये न्यूली स्टार्टेड बोला है क्या? नो। अगर न्यूली स्टार्टेड नहीं बोलेगा तो पुराना होगा, और अगर नया होगा तो बोल देगा। जैसे घर में नया नया कोई बहू अगर घर पे आते हैं तो सभी कोई उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बंगाली में बोलते हैं नूतन बहू, ठीक है। सभी के सामने नूतन बहू को बुलाओ, ठीक है, जिसका नया नया शादी हुआ है। तो ऐसा ही अगर कंपनी नया है ना तो बोल देगा, पुराना होने के बाद कोई पूछेगा ही नहीं, पुराना हो गया, वैसा ही बात है सर, ठीक है। समझ रहे हैं सर, सभी सिंपल प्रैक्टिस है। अब बोला नहीं तो फिर नया नहीं है, पुराना ही होगा। अब बात ऐसा है कि अनलेस एन एक्सटेंशन इज ग्रांटेड बाय आरओसी ऑन स्पेशल रीजन, अगर कोई ग्रांट स्पेशल रीजन ग्रांट नहीं किया गया तो उसको 30 सितंबर के अंदर ही मीटिंग करना पड़ेगा, सिंपल है। अगर अगर स्पेशल रीजन मिले तो +3 हो सकता है, लेकिन बताना पड़ेगा भाई क्यों नहीं करना है। अब्रुश लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 11 दिसंबर। अब देखो, ये देखो, नया नवेली दुल्हन बना है, नया नया दुल्हन बना है, अभी अभी शादी हुआ है। हाँ, कब शादी हुआ? 11 दिसंबर 2018 को। हाँ बोलो सर, शादी कब कर लिया? 11 दिसंबर 2018 को 11 शादी कर लिया, दिसंबर को। ठीक है। तो व्हेन शुड द कंपनी होल्ड इट्स एजीएम? अब शादी करने के बाद थोड़ा मौका मिलता है ना। हाँ, अब नया नया है, ज्यादा कुछ बोलो मत, थोड़ा समय दे दो, है ना। जा बेटा थोड़ा घूम के आ। हाँ, हनीमून पीरियड बोल सकते हैं हम इसको। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है इसको हनीमून पीरियड बोल सकते हैं ना सर। ये सब क्या है सर, मैं तो बस समझाने के लिए बोला आपको, याद रखने के लिए कि नया कंपनी को हनीमून पीरियड मिल जाता है 9 महीना, याद रह जाएगा ना। So according to section 96 subsection 1, the company's financial year will close on 31st March 2019. The company may hold its first AGM by 31st December. एक्स्ट्रा 3 महीने का बेनिफिट क्यों? नया नया शादी हुआ है इसलिए, ठीक है, हनीमून पीरियड है, एक्स्ट्रा 3 महीना।
तो विद इन 9 months ऑफ द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये कोई एक्सटेंशन टाइम नहीं है, ये पहला पहला शादी के लिए तोहफा है। ओके, समझ गए सर? यस सर। शादी ब्याह वाला बात कर दिया तो विश्वजीत को सब समझ में आ गया। हाँ, किताबी बात कर दो तो जैसा लगता है कि बॉम्ब गिर गया। टाइम एंड नो सर। प्लेस, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन एजीएम। सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 कहता है एवरी एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर। हाँ, जब बिजनेस का हो, बिजनेस के टाइम पे बिजनेस करो भाई। हाँ, उल्टा सीधा टाइम पे बुला के मीटिंग थोड़ी होता है सर। बिजनेस के टाइम पे बिजनेस करो। 9 से 6, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक का टाइम है, ऑन एनी डे दैट इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे। ऐसे कि गांधी जयंती, 15 अगस्त, 26 जनवरी आ रहा है सर। हाँ, सरस्वती पूजा 26 जनवरी एक साथ गिरा है। एंड शैल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है। मतलब वही शहर में, वही गांव में, वही शहर है, वही गांव है जहां जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है। हाँ, गांव गांव से, शहर शहर से, जहां जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड रहेगा कंपनी का। ठीक है, ऐसे रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होता है। ठीक है, गांव में हो सकता है क्या? अरे आप बनाओ ना गांव में कंपनी, कौन रोका है आपको? कौन कहता है, कौन कहता है कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर में ही कंपनी रजिस्टर्ड करना होगा? कहीं नहीं लिखा है। अगर आप चाहो तो अपने गांव को भी भारत के नाम में जगह दे सकते हो। हाँ, क्या है ना, हम लोग ना, भारत का लोगों में थोड़ा प्रॉब्लम, हम लोग अपने आप को गांव वाला बोलने से ना बड़ा शर्माते हैं। मैं देखा हूँ मेरे कितने सारे दोस्त को। हाँ, मतलब मानो कि भाई का मतलब अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाया या कुछ भी प्रोफाइल बनाया, किसी के सामने इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, कहाँ रहते हो? नहीं, हम कभी नहीं बोलेगा अपना गांव का नाम। अरे भाई, गांव से हो तो बोलो ना गांव का नाम। हाँ, अगर पूछेगा कि गांव कहाँ है, तब बोलो कि इस शहर के पास है। गांव का नाम बोलने से गांव का ही तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। लेकिन हमारे भारत में लोगों का प्रॉब्लम है, खुद को शहरी बाबू बनाने में लगा हुआ है। अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है गांव या शहर में? हाँ, लेकिन क्या करे सर, सब पुराना डब्बा वाला सोच कब बदलेगा पता नहीं सर। आगे बढ़ते सर, कंपनी लॉ तो बोल रहे हैं कि सिटी में करो, टाउन में करो, विलेज में करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां रजिस्टर्ड ऑफिस हो वहीं करो। ठीक है, provided that annual general meeting of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all the member in advance. The central government may exempt any company, अगर चाहे तो किसी को छूट दे सकता है from the provisions of subsection subject to such condition as it may impose. For the purpose of this subsection, national holiday का मतलब होता है includes a day declared by national holiday by the central government. ममता दीदी अगर कोई स्पेशल छुट्टी मनाता है ना, ममता दीदी मतलब पश्चिम बंगाल सरकार का हेड सर। ठीक है, ममता दीदी ऐसे करते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर डे उनको अगर लगता है ना, वो छुट्टी दे देते हैं। जो बंगाल में थोड़ा सा लोग मान्यता रखते हैं, तो वो छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का छुट्टी, वो वाला छुट्टी नहीं, सरकारी है वो स्टेट का है। और यहाँ पर नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या है? जो नेशनल लेवल में है। मतलब अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैलेंडर में छुट्टी का डे है तो ही उसको लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए सर? यस। अब कोई बोलेगा सर मीटिंग अगर नेशनल हॉलीडे के बाद में, नेशनल हॉलीडे के दिन ही अगर मीटिंग का डेट आ जाए तो क्या करें? तो नेक्स्ट दिन करेंगे या फिर पहले दिन कर लेंगे। ठीक है, ये भी आगे आगे बताएंगे सर, आप क्वेश्चन करा के। ठीक है, अगर 6 महीना मेरा उसी दिन आ रहा है तो फिर उस दिन नहीं करो, अगले कर लो या फिर बाद में करो, लेकिन एक ही दिन इधर उधर कर सकते हो। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी के लिए एग्जाम्पशन है। ठीक है, सेक्शन 8 के लिए एग्जाम्पशन है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इन सबसेक्शन 2 ऑफ 96, मतलब सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 में कहते हैं, मतलब जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं जैसे कि फिकी, ठीक है, इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आफ्टर द प्रोविसो एंड बिफोर द एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग प्रोविसो शैल बी इंसर्टेड। प्रोविजन मतलब बेसिकली प्रोविजंस के अंदर में ही एक स्पेशल पॉइंट्स। Provided further that the time, date, place of each annual general meeting are decisions upon beforehand by the board of directors, having regard to the directions, if any, given in this regard by the company in the general meeting. ठीक है, तो जैसे सिचुएशन है उसी तरह के बोल के रखा है, जैसे जैसा बोला है
उसी हिसाब से आपको मीटिंग करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे तो बता देंगे, ठीक है। अच्छा, द above mentioned exception shall be applicable to section 8 company which has not committed। अच्छा, अब देखो नॉर्मली सेक्शन 8 के लिए एग्जेम्प्टेड हो गया, ठीक है, लेकिन अगर वो वही बात, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट रह गया एज पर 137, अगर एनुअल रिटर्न को फाइल करने में डिफॉल्ट रह गया, तब फिर उनके लिए ये जो एग्जाम्पशंस है वो हट जाएगा। अच्छा, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या होगा इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी? Section 96 subsection 2 shall be read as every annual general meeting shall be called during business hour, ठीक है, business hour में बुलाओ between 9 से 6 on any day that is not a national holiday and shall be held either at a registered office of the company or at such other place within the city, town, village in which registered office of the company is situated or such other place central government may approve in this behalf। कंपनी या बोर्ड नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी है ना। नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 विद नोटिफिकेशन डेटेड इतना। The above mentioned exception, modification, adoption shall be applicable to government company which is not committed to default। अच्छा, तभी आपको exemption फिर आपका हट जाएगा अगर आप वही 137 और 92 के तहत प्रॉपर्ली नहीं करोगे तो आपके लिए भी exemption हट जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप 9 से 6 के बाहर करना चाहते हो या जो भी सिचुएशंस है, अगर आप exemption पाना चाहते हो तो प्रॉपर होना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर फाइलिंग वगैरह प्रॉपर्ली नहीं करते तो आप पे लग जाएगा नॉर्मल रूल। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, सेक्शन 97, ये क्या बताते हैं सर? पावर ऑफ ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल जो भी बोलो टू कॉल एजीएम। अगर कंपनी खुद से एजीएम नहीं बुलाते हैं एज पर दी टाइम फ्रेम, वही 9 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 एजीएम के बीच में 15 महीने के गैप, अगर खुद से नहीं करता, if any default is made in holding the AGM of a company, annual general meeting of a company under section 96, the tribunal, the court, company law court या company court, tribunal may notwithstanding anything contained in this act or article of the company, अगर लॉ में ऐसा कुछ नहीं बोला है, on the application of any member, अगर कोई member application डालते हैं of the company, call or direct the calling of the AGM of the company and give such ancillary और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस, मतलब जो भी जरूरी बातें मीटिंग में होने वाला है। एंसिलरी को बंगाली में क्या बोलते हैं बोले तो आनुषंगिक, वेरी प्योर बंगाली मैं आपको बताया, ठीक है, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ। इसका प्योर हिंदी नहीं जानता सर, हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है ना, इसलिए मुझे हिंदी का जो एकदम ओरिजिनल हिंदी है उतना सुंदर हिंदी मुझे नहीं आता है। तो एंसिलरी को बंगाली में बोलते हैं सर आनुषंगिक या कॉन्सिक्वेंशियल, मतलब परवर्ती जो भी जरूरी चीजें हैं, ठीक है। मुझे बंगाली आता है, तो बंगाली में समझ जाता हूँ, मतलब कितना भी कठिन बंगाली हो मैं थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ जो भी। तो एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन एज द ट्राइब्यूनल थिंग्स एक्सपीरियंस, जो भी उनको जरूरी ठीक लगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शंस में इंक्लूड डायरेक्शंस दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन। अच्छा, एक बात सर, अगर ट्राइब्यूनल मीटिंग बुलाता है, ठीक है, तो फिर मीटिंग में किसको रहना चाहिए? Provided such direction may be included direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to be constituted a meeting। मतलब अगर ट्राइब्यूनल मीटिंग बुलाता है ना, अगर एक भी मेंबर, मतलब चाहे कंपनी का 1000 मेंबर हो, बट आउट ऑफ 1000 अगर एक मेंबर भी खुद या प्रॉक्सी को बुला भेज देता है तो भी माना जाएगा कि मीटिंग हुआ है, क्योंकि ये मीटिंग खुद से नहीं ट्राइब्यूनल के कहने पे हो रहा। तो अगर एक प्रॉक्सी को भी भेज दिया जाएगा ना किसी पर्सन के बिहाफ में, तो भी मीटिंग हुआ है ये माना जाएगा। A general meeting held in pursuance of subsection 1 shall subject to any directions of tribunal be deemed to be an AGM meeting of the company under this act। ठीक है, याद रखना सर, इंपॉर्टेंट था ये बात। ए बोझे যাচ্ছে सेक्शन 97 समझ में आया? बोलो। हाँ बोलो सर, बोलो, आवाज समझ में नहीं आया सर। ট্রাইব্যুনালের পয়েন্টটা একবার বলুন। কোনটা কোনটা? 1 নম্বর ট্রাইব্যুনাল পয়েন্টটা। এটা এটা সিম্পল পয়েন্ট ছিল না বাবু, সেকশন 97 না? পসিবল নেটওয়ার্ক কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝে গেছি। পরে রেকর্ডিংটা একবার দেখে নিবি টুকটাক এরকম কেটে গেলে। ইফ এনি ডিফল্ট ইজ মেড, मतलब যদি অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হোল্ড করতে কোনো রকম ডিফল্ট হয়, মানে কোনো রকম ভুল হয়, তাহলে ট্রাইব্যুনাল নিজের থেকে করবে না, কোনো মেম্বার যদি অ্যাপ্লাই করে, ঠিক আছে, অন দি অ্যাপ্লিকেশন অফ এনি মেম্বার অফ দি কোম্পানি, যদি কোনো মেম্বার অ্যাপ্লাই করে
शेयर होल्डर मेंबर बने के शेयर होल्डर যদি কোনো শেয়ার হোল্ডার অ্যাপ্লাই করে কোম্পানিকে কি কোম্পানি মিটিং করেনি কিন্তু মিটিং ডাকতে হবে, তাহলে যা জরুরি প্রয়োজনীয় অ্যান্সিলারি বা কনসিকুয়েন্সিয়াল ডিরেকশনস হবে ট্রাইব্যুনাল ওকে দিয়ে মিটিং করার জন্য জরুরি ইনফরমেশন পাঠাবে। বোঝা গেল ব্যাপারটা? আর provided that such directions may include the direction that one member of the company और वही मीटिंग है कोरम हो ना हो, कोरम माने नॉर्मली 1000 मेंबर हो तो कम से कम 5 लोग अवेलेबल होना चाहिए। अगर 5 लोग भी नहीं है, मानो कि एक जन भी अगर इन पर्सन या फिर खुद नहीं जा पाया, प्रॉक्सी को भेज दिया, तो भी माना जाएगा कि मीटिंग हुआ है। बुझते पारली? Yes, sir. सेक्शन 98 पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स। अच्छा ये तो जनरल मीटिंग था, क्या ट्राइब्यूनल मेंबर मीटिंग बुला सकते हैं? मेंबर मीटिंग एटसेट्रा ये सेक्शन 98 कहता है सर, इफ फॉर एनी रीजन it is impracticable to call a meeting of a company other than an annual general meeting को छोड़ के in any manner in which meeting of the company may be called or to hold or conduct the meeting of the company in the manner prescribed by this act or the article of the company, the tribunal may either suo motu क्या होता है? It's a Latin phrase. Suo motu मतलब own motion, क्या होता है सर? own motion मतलब खुद से, or on the application of any director or member of the company who would be entitled to vote, कोई भी डायरेक्टर या मेंबर जिसका भी कंपनी में वोटिंग पावर है, मतलब शेयर होल्डिंग इतना है कि उसका वोट मायने रखता है, नॉर्मली 1% शेयर होल्डिंग कम से कम, ठीक है, या जो भी कंपनी का आर्टिकल में बोला हुआ है, अगर कोई भी मेंबर अप्लाई करता है तो भी मीटिंग किया जाएगा, या फिर ट्राइब्यूनल मतलब कंपनी कोर्ट, कंपनी लॉ बोर्ड जो है, ट्राइब्यूनल जो बनेगा, मतलब नॉर्मली हर कंपनी केस में रहता है, वो सुओ मोटो करके मीटिंग बुलाएगा, ओन मोशन पे मीटिंग बुलाएगा, मेंबर का मीटिंग, किसका मीटिंग? मेंबर का मीटिंग। ऑर्डर मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच ए मैनर एज द ट्राइब्यूनल थिंक्स फिट, और किस तरह से मीटिंग होगा, कैसे कैसे किया जाएगा, वो ट्राइब्यूनल जैसे ठीक समझेगा वैसे कराएगा। साथ में गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस एज द ट्राइब्यूनल थिंक्स एक्सपीडिएंट, इंक्लूडिंग डायरेक्शंस मॉडिफाइंग सप्लीमेंटिंग इन रिलेशन टू द कॉलिंग, होल्डिंग एंड कंडक्टिंग द मीटिंग, द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स और आर्टिकल ऑफ द कंपनी, और कंपनी का जो भी आर्टिकल में है उसी हिसाब से ट्राइब्यूनल मीटिंग करने के लिए बोलेगा। किसका मीटिंग? मेंबर्स मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, बोर्ड मेंबर्स मीटिंग एटसेट्रा, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96 टू 98। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना सारा जो मीटिंग के बारे में बोला है अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? सेक्शन 99 पिक्चर में आ जाएगा। लिस्ट आउट द पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 96 टू 98। कॉन्ट्रावेंशन मतलब रूल तोड़ना, दैट इज डिफॉल्ट इन होल्डिंग ए मीटिंग ऑफ द कंपनी एज एजीएम और द डायरेक्शंस इशूड बाय द ट्राइब्यूनल, मतलब जैसे कि होना चाहिए था एजीएम वैसा नहीं हुआ, या फिर ट्राइब्यूनल ने बोला था फिर भी नहीं हुआ। इट स्टेट्स दैट द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be punishable with fine which may extend to 1 lakh, and in the case of a continuing default, अगर टाइम क्लोज हो मतलब चला जा रहा है, आपको ट्राइब्यूनल ने बोला कि भाई कर लो, फिर भी आप अपना गलती नहीं सुधार रहे हो, तो which may extend to 5,000 for every day during which default continue, हर दिन का 5,000 पर डे जब तक आप अपना गलती नहीं सुधारो। और कंपनी को और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट रहेगा उनके लिए 1 लाख का फाइन किया जाएगा अगर ये एजीएम के चक्कर में कुछ भी गड़बड़ करते। ठीक है, समझ गए सर? और फिर सेक्शन 121 के तहत रिपोर्ट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग का। कहां करोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121 एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होते हैं बीएसई एनएसई में, या फिर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, नॉर्मली 3 एक्टिव है, इसमें से ये दोनों फुल्ली एक्टिव है। Every listed public company shall prepare a report on each annual general meeting, including the confirmation to the effect that the meeting was convened, held and conducted as per the provisions of the Act and the rules made thereunder. A copy of the report is to be filed with the registrar. Register मतलब ROC
हर स्टेट में, ये सब बेसिक क्लास में भी मैंने बोल के रखा, हर स्टेट में एक आरओसी है, ठीक है। इंडिया में 2 स्टेट ऐसा है जहां पर 2 आरओसी मिलेगा आपको, एक तमिलनाडु एक महाराष्ट्र, ठीक है। तो आरओसी क्या करता है, जो कंपनी का पूरा रजिस्टर मेंटेन करता है। एक कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर इन फॉर्म नंबर MGT15, कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। एजीएम कंक्लूजन के 15 दिन के अंदर MGT15 के, MGT15 में सॉरी 30 डेज के अंदर, सॉरी सर, MGT15 फॉर्म यूज करना है, और 30 दिन के अंदर, एजीएम कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर आप along with the prescribed fee details जमा करो। According to Rule 31 of the Companies Rule 2014, the report shall be prepared in the following manner। अब रूल में बोला गया कि कैसे रिपोर्ट रेडी करना है, जनरल मीटिंग का रिपोर्ट को रेडी कैसे करना है, ये रूल 31 में बोला गया। 31 मतलब रूल 2014, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, रूल 31 में बोला है कि कैसे रेडी करना है इसको। The report under this section shall be prepared in addition to the minutes of the general meeting। The minutes के साथ साथ the report shall be signed by dated by the chairman of the meeting। बेसिक बातें हैं सर, chairman of the meeting, और in case of an inability to sign by any 2 directors, अगर chairman साइन नहीं कर पाएगा किसी कारण से, any 2 director of the company, one of whom shall be the managing director, उनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, और अगर कंपनी में एक डायरेक्टर है तो फिर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली डायरेक्टर का पावर ज्यादा है, बिकॉज डायरेक्टर मतलब वही होता है जो कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। द रिपोर्ट शैल कंटेन द डिटेल्स, यार समझ में आएगा सर। अगर चेयरमैन है तो चेयरमैन का साइन होना चाहिए, डेट होना चाहिए। चेयरमैन का इनेबिलिटी में 2 डायरेक्टर, अगर 2 डायरेक्टर नहीं है, एक डायरेक्टर है, तो एक कंपनी सेक्रेटरी करेगा। द रिपोर्ट शैल कंटेन द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, द डेट आवर एंड वेन्यू ऑफ द एजीएम। रिपोर्ट में क्या रहेगा, दिन, डेट, वेन्यू। ये यहाँ पर भी आप अगर कोई भी इसको पढ़ने वाला चीज ये है नहीं सर, ये मैं आपको दिखाया था ना, कहाँ चला गया ये देखो, ये देखो, इस पे बोला ना समरी प्रोसीडिंग्स पे, वेन्यू, डेट, इन्फोसिस लिमिटेड का कहाँ हो रहा है, कौन कौन है, डायरेक्टर अटेंडेंस, इस तरह से पूरा चीजें रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ओरिजिनल देखोगे ना और क्लैरिटी हो जाएगा सर। तो क्या क्या होना चाहिए, डेट, आवर एंड वेन्यू एजीएम का। Confirmation with respect to appointment of chairman of the meeting, number of members attending the meeting, confirmation of quorum। quorum क्या होता है, valid member जो मीटिंग के लिए जरूरी है। पर्याप्त, पर्याप्त मतलब adequate, ठीक है। सर कितना सारा भाषा बोल के क्या फायदा, सिंपल बोलो ना। अच्छा सॉरी सर। कंफर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, मतलब इस रूल को करने के लिए जो भी जरूरी चीजें फाइल करना होता है, कंप्लायंस मतलब लीगल रिपोर्ट वगैरह जमा करना होता है। रूल्स, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, जहां सीएस स्टैंडर्ड होता है ना, आईसीएसआई बनाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का जो स्टैंडर्ड होता है, ये सीएस वाले बच्चों को स्पेशल वे में पढ़ाया जाता है सर। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मेड देयर अंडर विद रिस्पेक्ट टू कॉलिंग, कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग द मीटिंग, पढ़ाएंगे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, जो लोग सीएस का भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग एंड रिजल्ट देयरऑफ, पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी एडजर्नमेंट, अगर मीटिंग एडजर्न होता है, पोस्टपोन होता है, वेन्यू चेंज होता है, वो भी बताओ। एंड एनी अदर पॉइंट रेलिवेंट फॉर इंक्लूजन इन द रिपोर्ट, अगर कोई भी बात जो रिपोर्ट में देना चाहिए, जो मटेरियल बातें हैं, मटेरियल मतलब जरूरी, वैल्यूएबल, उसके बारे में बताओ। और अगर कुछ भी गलती होता है, ठीक है, ठीक है, गलती मारे से हो गई, हाँ, गलती अगर हो गई मारे से तो क्या होगा, if the company fails to file the report within 30 days of the conclusion of AGM, such company shall be liable to a penalty of 1 lakh rupees in case of continuing failure, with further penalty of 500 rupees, 100 for each day after first, during which such failure continues, subject to a maximum of 5 lakh rupees, and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty which shall not be less than 25,000 rupees, and in case of continuing failure, with further penalty of 500 rupees for each day after first, during which such failure continues, subject to maximum 1 lakh rupees। मतलब समझे, पहले कंपनी पे लगाया, फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगाया। क्या बोला, इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल रिपोर्ट विद इन 30 दिन, अगर कंपनी 30 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं किया कंक्लूजन ऑफ एजीएम के, 30 दिन कब से, एजीएम के कंक्लूजन डेट से, सच कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी 1 लाख रुपीस, कंपनी को 1 लाख का फाइन लगेगा। अगर कंपनी का
पेनल्टी मतलब सॉरी फेलियर कंटिन्यू होता है, फर्दर पेनल्टी लगेगा 500 रुपीज ईच डे का आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। ये 500 टका करके चलेगा बट मैक्सिमम 5 लाख तक ही होता है। अगर ऑफिसर डिफॉल्ट करता है, अगर ऑफिसर डिफॉल्ट करेगा, जो भी ऑफिसर उस काम के लिए असाइन किया गया था कंपनी की तरफ से, उनके केस में 25,000 का फाइन है। लेकिन अगर वो भी कंटिन्यूइंग फेलियरिटी करेगा, उनके लिए भी 500 टका ईच डे का फाइन है। और वो इनका मतलब ऑफिसर का मैक्सिमम फाइन कितना जा सकता है, 1 लाख तक। मतलब पहले 25,000 का फाइन है, फिर हर कंटिन्यूएशन का 500 ईच डे, जब तक सुधारता नहीं है, मैक्सिमम 1 लाख तक, इससे ऊपर नहीं होगा। बोलो सर। तो फर्स्ट पार्ट कंपनी के लिए था और सेकेंड पार्ट ऑफिसर के लिए था, इसलिए ये पेनल्टी का एरिया थोड़ा आपको बड़ा लगा। लेकिन समझ में आया? बोलो सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब ये लास्ट सेक्शन है, आज और नहीं कराएंगे, छोड़ देते हैं, पर फिर भी एक बार बता देते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराऊंगा और साथ में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, बिकॉज इस चैप्टर से बहुत ही वाइटल वाइटल क्वेश्चन होता है। तो मैं क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना भी जरूरी होता है। और ये ईजीएम का जो पॉइंट रह गया, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस एंड ईजीएम डिस्कशंस मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। तब तक घर पे आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते रहो जितना हो चुका है, ठीक है। ओके सर, आज इतना ही है, रखते हैं फिर। गुड नाइट, टाटा सर। ठीक है सर, बाय फिर।